होगा देखिए ये दो सर कोबर रख लेंगे कतार के लाइव हो गया ठीक है। तू ब्लू डिलीट किया था? नहीं उसी पे मोटाइज पे क्लिक किया था, मोटाइज पे क्लिक किया था। हाँ वो पावर नहीं होता हो जाता। ए अपना मोबाइल भी लेना यार लगा चलिए सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है उस समय लाइव आए थे लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसी कारण क्लास नहीं हो पाया था। ठीक है, इसलिए दोबारा चालू करना पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए कल वाला थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए बताएगा, चलिए पहला प्रश्न बताना है कि आपसे पूछेगा कि द्वैत शासन के अंतर्गत, ठीक है, द्वैत शासन के अंतर्गत जो सबसे भयंकर अकाल पड़ा था वो कब पड़ा था? 1770। चलिए ठीक है, द्वैत शासन के अंतर्गत जो अकाल पड़ा था वो कब पड़ा था? 1770। इसलिए 1772 में जो है द्वैत शासन को समाप्त करना पड़ा था। ठीक है, 1772 में। चलिए बिल्कुल, कल बताए थे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, कल बताए थे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो किसके समय हुआ था? यानी पूछेगा आपसे कि जिसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1775 से 1782 तक। ठीक है, 1775 से 1782। हाँ याद रखना है कि 1775 से 1782 क्या 1775 से 1782 में जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। चलिए यहाँ से पूछेगा आपसे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो कौन सा संधि के तहत समाप्त हुआ था? सालाबाई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ था। चलिए ठीक है, सभी को राधे राधे। 1782 सालाबाई की संधि 1782। ठीक है, यहाँ से मिलान करने के लिए आता है, याद रखना है, मिलान करने के लिए आएगा। और डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जिस समय चल रहा था उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर कौन थे? हाँ, तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। और 1782 में सालाबाई के संधि के तहत जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ था। चलिए बिल्कुल, और कल ही बताए थे हम कि एकमात्र बंगाल का एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग लगाया गया था वारेन हेस्टिंग्स। और यही वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के एक ब्राह्मण था नंद कुमार। ठीक है, बंगाल के ब्राह्मण नंद कुमार को जो है झूठा आरोप लगाकर उसको फांसी दिलवा दिया था। ठीक है, बंगाल के था, कहाँ के? बंगाल का ब्राह्मण था, उसका क्या नाम था? नंद कुमार। ठीक है, नंद कुमार। क्या नाम था उसका? नंद कुमार। चलिए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बताएगा कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लगाया गया था? चलिए गुड इवनिंग, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लगाया गया था? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लगाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लगाया था। 1792 होगा। ठीक है, 1793 अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में लगाया गया था ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, आज भी क्वेश्चन था इसमें जो है 90 कर वसूला जाता था। कितना परसेंट? 90%। पूछता है 90%। यानी ब्रिटिश सरकार को जो है जमींदार के द्वारा 90% कर दिया जाता था और मात्र 10% जो है जमींदार लोग रखते थे। यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए आगे बताएगा। अब प्रश्न पूछेगा आपसे कि बताइए द्वितीय आंग्ल, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स होगा। द्वितीय में कौन थे?
वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स 1785 तक रहा था। 1774 से 1785, 1774 से 1785 तक कार्यकाल था किसका? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। और पता होगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो चला था वो 80 से 84, 80 से 84 तक। याद रखना है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सा संधि के तहत समाप्त हुआ? मंगलौर की संधि। कौन सा संधि? मंगलौर की संधि, ठीक है। पहला हुआ था मद्रास की संधि, पहला मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और टीपू सुल्तान का जो पिता थे हैदर अली, हैदर अली का मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 में, 1782 में, ठीक है। 1782 में जब हैदर अली का मृत्यु हो गया था तो 2 साल तक कौन लड़ा? टीपू सुल्तान, ठीक है। तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज के मध्य जो है 1784 में एक संधि हुआ था जिसका नाम था मंगलौर की संधि, मंगलौर की संधि। लेकिन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर कौन थे? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहां से प्रश्न आते रहता है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल था 1786 से 1793, 1786 से 1793, 1786 से 1793, और 1786 और 1793 के बीच ही 1790 और 92 आता है। तो 1790 से 1792 तक, 1790 से 1792 तक कार्यकाल रहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस का, ठीक है। 1790 से 1786 से 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल रहा था। लेकिन 1790 से 92 तक, 1790 से 92 तक 2 साल चला था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। आंग्ल लगता है एक तरफ अंग्रेज, ठीक है। अगर एक तरफ अंग्रेज लड़ता है तो उसमें आंग्ल लगता है, ठीक है, इसको याद रखना है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है, बिल्कुल सही है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान का हत्या हुआ था, ठीक है। टीपू सुल्तान अपना राजधानी कहां बनाया था? श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। और एक फ्रांस का क्लब था जैकोबियन क्लब, ठीक है, फ्रांस का ही था जैकोबियन क्लब। उसी जैकोबियन क्लब का सदस्य बनाया गया था किसको? टीपू सुल्तान। हाँ, इसीलिए जो है अंग्रेज टीपू सुल्तान का हत्या इसलिए किया था क्योंकि टीपू सुल्तान जो है मिल रहा था किसके तरफ? फ्रांसीसी के तरफ, फ्रांसीसी के तरफ मिल रहा था। इसीलिए टीपू सुल्तान का हत्या कौन करा दिया? अंग्रेज। कौन करा? अंग्रेज। हाँ, 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, ठीक है। 1799 में कौन सा युद्ध चल रहा था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चलिए, अगर पूछ लेगा आपसे कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर कौन थे? लॉर्ड बेलेस्ली, लॉर्ड बेलेस्ली। चलिए ठीक है, बिल्कुल। लॉर्ड बेलेस्ली रहते कब से कब तक? 1798 से 1805 तक, 1798 से 1805। हाँ, तो 1798 से 1805 तक शासनकाल किसका रहा था? लॉर्ड बेलेस्ली का, ठीक है, लॉर्ड बेलेस्ली, लॉर्ड बेलेस्ली। देखिए, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज। डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया था उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर कौन थे? लॉर्ड बेलेस्ली, ठीक है, लॉर्ड बेलेस्ली। लॉर्ड बेलेस्ली जो है फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना कब करवाया था? 1800 में, ठीक है। कब करवाया था? 1800। तो आपसे पूछेगा कि बताइए फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? 1800 में। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता, ठीक है। 3 गांव मिलाकर कलकत्ता शहर का नींव डाला गया था, ठीक है। सुल्तानुती, कालीकट और गोविंदपुर, ये 3 गांव को मिलाकर अंग्रेज जॉर्ज चॉर्नॉक कलकत्ता शहर का नींव डाला था, कलकत्ता शहर का नींव डाला था। और फोर्ट विलियम किला का स्थापना भी कहाँ हुआ है? सॉरी, हाँ, कलकत्ता में। फोर्ट विलियम किला भी कहाँ है? कलकत्ता। उसी फोर्ट विलियम किला का किलाबंदी कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेज कर रहा था। उसी में, हाँ, उसी को तो वहां पर जो है सिराजुद्दौला जब आक्रमण किया तो कालकोठरी का घटना जब घटा था, कालकोठरी का घटना उसी समय घटा था, ठीक है। और वो जो था सिराजुद्दौला ही अंग्रेज को खदेड़ा था तो फुल्टा द्वीप पर शरण लिया था। पूछता है कौन सा द्वीप पर? फुल्टा द्वीप पर। अंग्रेज को जब खदेड़ा सिराजुद्दौला, जब फोर्ट विलियम किला का किलाबंदी कर रहा था अंग्रेज, कहाँ? कलकत्ता में। उस समय जो है सिराजुद्दौला अंग्रेज को जब खदेड़ा था कहाँ जाके रुका? फुल्टा द्वीप पर। कहाँ सा? फुल्टा द्वीप। कौन सा द्वीप? फुल्टा द्वीप। कौन सा द्वीप? फुल्टा द्वीप पर। चलिए ठीक है, बिल्कुल, ये
सब पूछते रहता है, याद रखना है। तो हम चल रहे थे यहाँ लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल था 1798 से 1805 तक। 1805 तक सहायक संधि का शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। सहायक संधि का शुरुआत कौन करवाया था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए ठीक है, बिल्कुल पूछेगा आपसे कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला देशी रियासत कौन था? हैदराबाद, ठीक है। कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद जो है, हैदराबाद सहायक संधि को स्वीकार जो किया था वो कब किया था? 1798 और 1948 में, नवंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत जो है हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। ऑपरेशन पोलो, ठीक है, ऑपरेशन पोलो। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और बीपी मेनन के सहयोग से, ठीक है। ऑपरेशन पोलो नवंबर 1948 ऑपरेशन पोलो के तहत। हाँ, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर और जूनागढ़ को जनमत संग्रह, ठीक है, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था भारत में, ठीक है, याद रखना है। तो हम यहाँ पर चल रहे थे कि हैदराबाद को सहायक संधि के तहत सबसे पहले विलय जो करवाया गया था वो कब करवाया गया था? 1798, चलिए ठीक है। और मैसूर और तंजौर को दोनों साथ साथ, मैसूर और तंजौर, यहाँ से प्रश्न पूछता है, मैसूर और तंजौर 1799, मैसूर तंजौर 1799, मैसूर तंजौर 1799, मैसूर तंजौर 1799, मैसूर तंजौर 1799, चलिए ठीक है, बिल्कुल से मैसूर तंजौर 1799। चलिए अवध को कब मिलाया था? अवध को कब मिलाया था? 1801 में, ठीक है। हाँ, पूछेगा आपसे कि अवध यहाँ पर मिलाया नहीं, यहाँ पर सहायक संधि किया था, ठीक है। 1801 में अवध सहायक संधि। और लेकिन लॉर्ड डलहौजी जब आया था तो उसने 1856 में अवध को, ठीक है, 1856 में हड़प नीति के तहत जो है 1856 में किसको विलय किया? अवध को, हैदराबाद नहीं, अवध को। किसको? अवध को, ठीक है, याद रखना है। चलिए और देखिए तंजौर को 1799 में, मैसूर तंजौर 1799 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। सबसे अंत में कि सिंधिया कब किया है? 1804 में, याद रखना है। सिंधिया कब किया था? 1804 में। सहायक संधि का स्वीकार सिंधिया कब किया है? 1804। सिंधिया कब किया है? 1804, बिल्कुल सही है। और बताए थे कल कि इंदौर के एक होलकर था, ठीक है, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि का स्वीकार नहीं किया था। चलिए ठीक है। और कल भी जिक्र कर रहे थे बहुत बार कि बटलर, ठीक है, बटलर कमिटी का गठन कब हुआ था? 1927। बटलर कमिटी का गठन 1927, ठीक है। भारत और देशों के बीच, भारत और सरकार के बीच जो है संबंध स्थापित करने के लिए बटलर कमिटी का गठन 1827 में, ठीक है। यह सब प्रश्न पूछा गया है, हम उसको बार बार रिवीजन करवा रहे थे इसीलिए। चलिए पूछेगा आपसे कि बसीन का संधि कब हुआ था? बसीन का संधि 1802, ठीक है। बसीन का संधि कब हुआ है? 1802। बसीन का संधि 1802 और सालाबाई की संधि 1782, ठीक है। सालाबाई की संधि 1782। सालाबाई की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हुआ था 1782। 1775 से 1782 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चला था, ठीक है। किसके समय चला था? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए अगर पूछेगा आपसे कि बताए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला था? 1803 से 1805 तक, ठीक है। ये सब सेट आते रहता है, इसको याद रखना है, मिलाने के लिए आता है, एक प्रश्न फिक्स रहता है मिलाने के लिए। चलिए तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला था? 1803 से 1805। 1803 से 1805। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय चलेगा? 1803 से 5 तक चला था। लॉर्ड वेलेस्ली आएगा, ठीक है। किसके शासनकाल रहेगा? लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल। चलिए बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए लॉर्ड वेलेस्ली के बाद आते हैं सर जॉर्ज बारले, ठीक है, सर जॉर्ज बारले। इसने वो हस्तक्षेप नीति लाया था, इसके बारे में पढ़ना नहीं, लेकिन इसमें एक बेल्लौर में इसके समय विद्रोह हुआ था, ठीक है। बेल्लौर में विद्रोह पूछेगा आपसे कि बताइए बेल्लौर का एक विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह। अगर पूछेगा आपसे कि बेल्लौर में सिपाही विद्रोह किसके समय हुआ था, तो सर जॉर्ज बारले के समय, ठीक है। सर जॉर्ज बारले के समय बेल्लौर में सिपाही विद्रोह। कौन सा विद्रोह? सिपाही विद्रोह, ठीक है, याद रखना है, बेल्लौर में सिपाही विद्रोह। अगर पूछेगा आपसे कि बेल्लौर में सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1806 में, 1806। पूछेगा आपसे कि सिपाही विद्रोह, बेल्लौर का सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1806। बेल्लौर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1806। चलिए ठीक है। उसके बाद
बाद सर जॉर्ज बार्ले के बाद अगला शासनकाल रहता है किसका? हाँ ठीक है, लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय 1813 का चार्टर एक्ट आया था। 1813 का चार्टर एक्ट किसके समय? लॉर्ड मिंटो प्रथम। 1813 का चार्टर एक्ट, लॉर्ड मिंटो प्रथम। बताए थे 1813 का चार्टर एक्ट का महत्व, बताए थे ना कि शिक्षा पर प्रत्येक साल शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। प्रत्येक साल हर वर्ष यानी शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया था। चलिए ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। न्यू स्टूडेंट वेलकम मोस्ट। तो शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान जो किया गया था वो कब किया गया था? 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। और बताए थे कि आंशिक रूप से व्यापार करने के लिए छूट दिया गया था, आंशिक रूप से। ठीक है, आंशिक रूप से कहने का मतलब सिर्फ चाय और चीनी पर, यानी चाय और चीन के साथ जो है व्यापार करने की अनुमति दिया गया था। ठीक है, अंग्रेजी कंपनी को 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। आंशिक रूप से 20 वर्ष का अधिकार मिला। हाँ 20 वर्ष बढ़ाएगा, 20 वर्ष के लिए कंपनी को बढ़ाया जाएगा। चलिए, तो हम चल रहे थे यहाँ पे लॉर्ड मिंटो प्रथम। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए बताएगा कि राजा रंजीत सिंह के साथ जो है अमृतसर का संधि हुआ था। बताए थे राजा रंजीत सिंह अमृतसर का संधि, राजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच जो है अमृतसर का संधि हुआ था। अमृतसर का संधि वो किसके समय हुआ था? लॉर्ड मिंटो प्रथम। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। किसके समय हुआ था? लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय जो है किसके साथ हुआ था? अंग्रेज और राजा रंजीत सिंह। राजा रंजीत सिंह अपना राजधानी कहाँ बनाया था? बताए थे कभी? राजा रंजीत सिंह अपना राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर। राजा रंजीत सिंह अपना राजधानी लाहौर बनाए थे। और बताए थे राजा रंजीत सिंह कौन मिशन के थे? सुकरचकिया मिशन। ठीक है, सुकरचकिया मिशन। और राजा रंजीत सिंह लाहौर जो छीना था वो छीना था भांगी मिशन से। कौन सा मिशन? भांगी मिशन। ठीक है, जिस प्रकार से सुकरचकिया मिशन था उसी प्रकार से एक भांगी मिशन था। उसी भांगी मिशन से जो है राजा रंजीत सिंह लाहौर को छीने थे और अपना राजधानी कहाँ बनाए थे? लाहौर। ठीक है, अपना राजधानी कहाँ बनाए थे? लाहौर। ठीक है, बिल्कुल सही, इसको याद रखना, ये सब पूछते रहता है। कहाँ बनाए थे अपना राजधानी? लाहौर को अपना राजधानी बनाए थे। कौन बनाए थे? राजा रंजीत सिंह। चलिए ठीक है, बिल्कुल से राजा रंजीत सिंह बनाए थे। चलिए ठीक है, आगे बताएगा कि इसी में है पढ़ने का खालसा पंथ। ठीक है, खालसा पंथ का जो है खालसा पंथ का स्थापना कब किया गया था? कभी बताए थे खालसा पंथ का स्थापना कब हुआ था? 48 में। ठीक है, कब हुआ था? 1748 में खालसा पंथ का स्थापना हुआ था। 1748। चलिए ठीक है, बिल्कुल से 1748 में खालसा पंथ का स्थापना हुआ था। देखिए, और यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। हम बताए थे कभी कि राजा रंजीत सिंह का जब मृत्यु हुआ था उसके बाद उस राजा रंजीत सिंह के पूछता है, राजा रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बने थे? राजा रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद उनका अधिकारी कौन बने थे? राजा रंजीत सिंह का जब मृत्यु हो गया था, राजा रंजीत सिंह का जब मृत्यु हुआ था 1839 में। 1839 में राजा रंजीत सिंह का जब मृत्यु हुआ था तो राजा रंजीत सिंह का मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी जो बने थे वो बने थे खड़क सिंह। ठीक है, कौन बने थे? खड़क सिंह। खड़क सिंह के बाद उत्तराधिकारी जो बने वो बने नैनीहाल सिंह। ठीक है, कौन बने थे? नैनीहाल सिंह। नैनीहाल सिंह के बाद उत्तराधिकारी जो बना वो बना शेर सिंह। कौन बना? शेर सिंह। और शेर सिंह के बाद उत्तराधिकारी जो बने उसका नाम था राजा रंजीत सिंह। तो ठीक है, अगर कभी पूछ देता है कि राजा रंजीत सिंह किनके उत्तराधिकारी बने थे तो यहाँ पर क्या मारना है? शेर सिंह के, ना कि दिलीप सिंह के। ठीक है, शेर सिंह के उत्तराधिकारी बने थे जिसका नाम था राजा रंजीत सिंह। लेकिन राजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी जो बने थे वो बने थे खड़क सिंह। कौन बने थे? खड़क सिंह। चलिए ठीक है, बिल्कुल से कौन बने थे? खड़क सिंह बने थे। चलिए ठीक है, आगे बताएगा
और बताएगा कि राजा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? शाह सुजा। चलिए ठीक है, बिल्कुल से शाह सुजा। शाह सुजा जो है राजा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। कोहिनूर हीरा, राजा रंजीत सिंह, राजा रंजीत सिंह, राजा रंजीत सिंह। चलिए ठीक है, बिल्कुल से। कोहिनूर हीरा ईरान कौन ले गया था? नादिर शाह के बेटवा। नादिर शाह खुद ले गया है। ठीक है, नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 में। 1739 में नादिर शाह आक्रमण किया तो उसका बेटा कैसे ले जाएगा? नादिर शाह के उस सर की मतलब वो उसका बेटा दे दिया, फिर बेटा दिया इसको, मतलब इस युद्ध लड़ा था हाँ। राजा रणजीत सिंह, तो राजा रणजीत सिंह दे दिया, ये भी कन्यादान कर दिया। अच्छा, हाँ ये भी दे दिया। अभी कहाँ है कोहिनूर हीरा? कहाँ है? इंग्लैंड में चल गया। महारानी विक्टोरिया है। अच्छा, ऋषि सुनक रखने हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हम बता रहे थे यहाँ पे कि राजा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा शाह सुजा दिया था। ठीक है, कौन दिया था? शाह सुजा। शाह सुजा, शाह सुजा, शाह सुजा, इसको याद रखना है। और राजा रंजीत सिंह को जो है शाह सुजा कोहिनूर हीरा दिया था। और 1739 में जब आक्रमण हुआ था नादिर शाह का, मोहम्मद बिन रंगीला, ठीक है, बादशाह रंगीला बादशाह के समय, मोहम्मद रंगीला बादशाह के समय जो आक्रमण हुआ था 1739 में, ठीक है, तो उसी समय क्या रोशन अख्तर रंगीला बादशाह, उसी को बोलते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं। चलिए, कितना बार बोले कि रोशन अख्तर, ठीक है, और मोहम्मद शाह और रंगीला बादशाह, ठीक है, सभी तीनों उसी का नाम है, जो 1720 में जजिया कर को पूर्ण रूप से अंत किया था। ठीक है, सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम, सबसे पहले जजिया कर 1713 में जजिया कर पंजाब के सिंध प्रांत में लगाने का काम किया था मोहम्मद बिन कासिम, जब वो 1712 में सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। चलिए, अच्छा बताएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुतगिन। हाँ ठीक है, सुबुतगिन था। कौन था? सुबुतगिन। अगर बोलेगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी, तो सुबुतगिन मारना है। ठीक है, लेकिन बोलेगा मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। सुबुतगिन किसका बेटा था? अल्पतगिन का दामाद या बेटा। ठीक है, दामाद या बेटा दोनों हो जाएगा। और सुबुतगिन का पुत्र जो हुआ वो हुआ मोहम्मद गजनी। ठीक है, मोहम्मद गजनी जो 1025 में सोमनाथ मंदिर, ठीक है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है, भगवान शिव का मंदिर था सोमनाथ, उसको लूट लिया था। ठीक है, मोहम्मद गजनी, वहां जाना जरूरी था। ठीक है, चलिए, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम चल रहे थे। लॉर्ड मिंटो प्रथम का शासनकाल था 1807 से 13 तक होगा। 13 होगा, 13 तब ना 1813 का चार्टर एक्ट आएगा। 1813 तक, 1813, तो 1807 से 1813 तक जो है भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे, जिसका नाम था लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो यहाँ से हम कल भी बताएं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय आया था? वारेन हेस्टिंग्स के समय। और 1813 का चार्टर एक्ट किसके समय आया था? लॉर्ड मिंटो प्रथम। और 1833 का एक्ट का किसके समय आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1833 वाला किसके समय आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये 1833 के अधिनियम के तहत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को खत्म किया और भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स आएगा ना, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, बिल्कुल से लॉर्ड हेस्टिंग्स। और लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल रहेगा 10 वर्ष, 13 से 23 तक। 1813 से 1823 तक। ठीक है, 1813 से 1823 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर कौन रहे थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन रहे थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, बिल्कुल से लॉर्ड हेस्टिंग्स रहे थे। चलिए, और इसी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय जो है 1814 से 1816 तक, 1814 से 1816 तक जो है प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध। अगर पूछेगा आपसे कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध। अब बताएगा कि प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था वो कौन सा संधि के तहत समाप्त हुआ? संगोली की संधि। ठीक है, कौन सी संधि? संगोली की संधि। कौन सी संधि? संगोली की संधि। और जानते हैं संधि होता है अंत में, तो
14 से 16 तक, 14 से 16 तक चला था 16 में, ठीक है 16 में कब हुआ था, 16 में संगोली की संधि कब हुआ, 16 में। और संगोली की संधि किसके समय हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, लॉर्ड हेस्टिंग्स के। लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल कब से कब तक रहा था, 13 से 23 तक, 1813 से 1823 तक, 1813 से 1823। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। पूछेगा आपसे कि सबसे पहले पिंडारियों को दमन किसने किया था, ये प्रश्न पूछता है, ठीक है कि सबसे पहले, खोलो उसको, सबसे पहले पिंडारियों को दमन किसने किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। यानी पिंडारियों के सबसे पहले पिंडारियों को दमन करने का काम कौन किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। यानी दबाने का काम कौन किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। जिस प्रकार से दिल्ली में अमीरों को दमन करने का काम कौन किया था, हाँ दिल्ली में अमीरों को दमन किसने किया था, कभी बता चुके थे हम, आधुनिक इतिहास पढ़ा रहे थे तब, आधुनिक इतिहास में बताए थे दिल्ली में अमीरों को दमन इल्तुतमिश किया था, ठीक है कौन किया था, इल्तुतमिश। वही इल्तुतमिश जिसका पुत्र नुकरुद्दीन फिरोज था, और उसकी नुकरुद्दीन फिरोज, क्या नाम था उसका, नुकरुद्दीन फिरोज। कभी कभी पूछ लेता है कि इल्तुतमिश का पुत्र का क्या नाम था, नुकरुद्दीन फिरोज, ठीक है। गुंबज बनाने की पद्धति को शुरुआत पहले किसने किया था, देखते होंगे मस्जिद पर गुंबद रहा था, उसका निर्माण कौन किया था सबसे पहले बनाने की, इल्तुतमिश, ठीक है इल्तुतमिश, ये सब पूछता है इल्तुतमिश। लाल वस्त्र पहनने की प्रथा किसने शुरू किया था, इल्तुतमिश लाल वस्त्र पहनने की प्रथा शुरू किया था, और लाल वस्त्र पहनने की प्रथा शुरू किया था इल्तुतमिश, और इसका उपयोग किया था उसका पुत्री रजिया सुल्तान उसका लाल वस्त्र का यूज इसलिए किया था क्योंकि जो व्यक्ति लाल वस्त्र पहनता था उसको न्याय दिया जाता था, और मस्जिद के सामने खड़ा रहता था उसी को न्याय मिलता था। क्यों, क्योंकि जब इल्तुतमिश जिंदा था तो उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था इल्तुतमिश को, लेकिन दिल्ली के लोगों ने, तुर्क के चहलगाने के लोगों ने, संगठन के लोगों ने जो है नुकरुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाया था। इसी के लिए न्याय मांगने के लिए उसने लाल वस्त्र पहनना शुरू किया था। कौन, इल्तुतमिश करेगा, रजिया सुल्तान, ठीक है कौन, रजिया सुल्तान। चलिए बिल्कुल से रजिया सुल्तान। तो सबसे पहले पिंडारियों को जो दमन किया था वो कौन किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 तक, 1813 से 23 याद रखना। और देखिए दो मराठा उधर बता दिए, दो मराठा उधर युद्ध बता चुके हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बताए थे 75 से 82, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बताए थे 1803 से 5 तक, 1803 से 5 तक, 1803 से 5 तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1717 से 19 तक, यानी 1817 से 1819 तक, 1817 से 1819, ठीक है सही तो, 1817 से 1819, 1817 से 1819 तक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, 1817 से 1819, 1817 से 19 तक, 1817 से 1819 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, चलिए ठीक है बिल्कुल से, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1785 से नहीं 1775 से 1785 से 1782 तक, 1785 से सॉरी नहीं बोलने दो हमको, 1775 से 1782 तक चला था, 1775 से 1782 तक चला था, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, चलिए देखिए आपसे अगर पूछेगा, अगर आपसे पूछ लेगा कि ये बम्बई प्रेसिडेंसी, ठीक है, अगर पूछेगा आपसे कि बम्बई प्रेसिडेंसी का विलय, यहां से इसी तरह से प्रश्न आया था, ठीक है, पंजाब का विलय इसी तरह से प्रश्न पूछा था इस बार बिहार दरोगा में, ठीक है। 1839 वाला जो था आंसर उसका 1849 में था, लेकिन यहाँ पर उसी तरह से प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल, ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसी के तहत जो है 1818 में जो है बम्बई प्रेसिडेंसी का विलय हुआ, बम्बई प्रेसिडेंसी विलय करके विलय बोले स्थापना, ठीक है, स्थापना हुआ, वो पंजाब का विलय हुआ था इसलिए विलय बोल दिया। 1818 में जो है स्थापना हुआ था,
18 में, ठीक है। कहीं लुसेंट 1817 लिखता है, ठीक है, 1817, और कहीं 1818, ठीक है, 1818। हाँ, क्योंकि देखिए 1817 से 1819 तक, 1817 से 1819 तक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध चला था, इसलिए ऐसा लिखता है, ठीक है। मराठा युद्ध चला था, मराठा युद्ध। हाँ, तो 1817 या 18 में जो बम्बई प्रेसिडेंसी का स्थापना भी किया गया था। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए पूछेगा आपसे कि बताइए रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, बताए थे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके समय लागू हुआ था? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुआ था? रैयतवाड़ी व्यवस्था जिस समय लागू हुआ था उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर कौन थे? रैयतवाड़ी व्यवस्था के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर पूछ लिया आपसे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो 1820 में, 1820 में। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू किए थे उनका क्या नाम था? थॉमस मुनरो और कर्नल रीड। कल बता चुके थे, थॉमस मुनरो और कर्नल रीड। थॉमस मुनरो और कर्नल रीड के तहत जो है 1820 में जो है 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ था। और यह भी पूछता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू हुआ था वो कितना प्रतिशत क्षेत्र पर? पूछता है रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू हुआ था वो कितना? 51%, ठीक है। 51% क्षेत्रफल 51% क्षेत्रफल पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। कब? 1820 में। कब? 1820 में। और 1720 में जो है, 1720 में क्या हुआ था? 1720 में अभी बताए थे, अभी जिक्र किए। 1720 में क्या हुआ था? रैयतवाड़ी व्यवस्था 1720 में जजिया कर का अंत हुआ था, ठीक है, जजिया कर का अंत हुआ था। चलिए ठीक है। एक है महलबाड़ी व्यवस्था। अगर महलबाड़ी व्यवस्था अगर पूछ लिया आपसे कि बताएं महलबाड़ी व्यवस्था कितना प्रतिशत क्षेत्र पर लगाया गया था, तो 30%। रैयतवाड़ी व्यवस्था कितना प्रतिशत? 51%, ठीक है। महलबाड़ी व्यवस्था 30%। इसको याद रखना है, दोनों पूछा है, दोनों शिफ्ट में याद रखोगे, दोनों पूछना है, ठीक है। दोनों, अगर यहाँ पर 51% है ना, अगर 51% भी नहीं रहेगा तो 50 से 51% रहेगा। और अभी बताए थे कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो लगाया गया था, तो आपको कहीं ऑप्शन मिलेगा कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत जमींदारों से कितना भू राजस्व लिया जाता था। तो आपको अगर 85% से 90% तक, 85% से 90% के बीच में अगर ऑप्शन है तो उसको टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ऑप्शन हम 2 बार 3 बार देख चुके हैं, ठीक है। कहीं 78%, कहीं 79%, कहीं 89 हो जाएगा जी, 89%, कहीं 88% आपको देखने को मिलेगा, कहीं 90%, यानी उसका बीच में मिलेगा देखने के लिए, तो टिक लगा देना है, ठीक है। हाँ, चलिए अगर आपसे पूछ लेगा कि देखिए अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है उसको हम जमींदारी व्यवस्था के भी नाम से जानते हैं। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और अस्थायी व्यवस्था जो लगाया गया था, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो लगाया गया था वो कितना प्रतिशत क्षेत्र पर लगाया गया था? 19% क्षेत्र पर। अरे वो भू राजस्व वसूलता था 90%, ठीक है, भू राजस्व वसूला जाता था 90%, लेकिन लगाया गया था 19% क्षेत्र पर। कितना प्रतिशत क्षेत्र पर? हाँ, 19%। कितना पर? 19% पर लगाया गया था। लेकिन आपसे पूछ लेगा कि बताइए अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था का योजना किसने तैयार किया था? सर्जन सौर। चलिए ठीक है, बिल्कुल से सर्जन सौर। चलिए बिल्कुल। और महलबाड़ी व्यवस्था किसने लगाया था? हॉल्ट मैकेंजी। कितना प्रतिशत क्षेत्र पर? 19% पर क्या था? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जिसको कहते हैं जमींदारी व्यवस्था, ठीक है, जमींदारी व्यवस्था उसी को बोला जाता है। चलिए उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग चल रहे थे, जो लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल था 1813 से 1823। चलिए ठीक है। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद कौन आए थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद लॉर्ड एमहर्स्ट। और लॉर्ड एमहर्स्ट कितना दिन तक रहे थे? 5 साल तक रहे थे, ठीक है, 5 साल तक रहे थे, 1827 से 28। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा, वही बर्मा जिसका पुराना नाम, नया नाम म्यांमार, ठीक है, पुराना नाम बर्मा और नया नाम म्यांमार, ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ
हाँ, तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा नहीं चल रहा है। चल रहा है, छोड़ो, राजधानी नेतृत्व चल रहा है, ठीक है। बताएगा म्यांमार भारत से कब अलग हुआ था? 37 में, 37 कब हुआ था? 37 में, हाँ 35 का अधिनियम था, ठीक है, 35 का अधिनियम था, 37 में अलग हो गया था, ठीक है, बिल्कुल सही याद रखना है। भारत परिषद अधिनियम 1937 के तहत जो है 35 के तहत और 1937 में 1935 के अधिनियम के तहत 37 में जो है अलग कर दिया था, इसको याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा, लॉर्ड एमहर्स्ट का बात कर रहे थे। लॉर्ड एमहर्स्ट का शासनकाल 5 साल तक रहा था, यानी 1827 से 28 तक, 1827 से 28। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए और देखिए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, कौन सा युद्ध? प्रथम आंग्ल बर्मा। पूछेगा आपसे कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कौन सा संधि के तहत समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कौन सा संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो यांडबू की संधि हुआ था, ठीक है। कौन सा संधि? यांडबू की संधि। तो बताइए यांडबू की संधि कब हुआ? 26 में, 1824 से 1826 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध चला था। तो 1826 में जो है यांडबू की संधि के तहत प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है, समाप्त हो गया था कब? 1826। और 1826 में ही भरतपुर का अधिग्रहण किया गया था, ठीक है। भरतपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान। तो भरतपुर का अधिग्रहण जो किया गया था वो कब किया गया था? 1826 में। चलिए ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसके बाद? लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद, लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद कौन आते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासनकाल 1828 से 1835, 1828 से 1835, 1828 से 1835, 1828 से 1835 और 1828 से 1835 तक शासनकाल रहा था किसका? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय ही 1833 का चार्टर एक्ट आया था, उसी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इसी प्रकार से जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। एवं बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने, ठीक है। कौन बने? आराम से बैठो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए बिल्कुल सही है। और बताए थे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही कर्नल सलीमैन के सहयोग से ठगी एक प्रथा था, उसी ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था 1830 में। ठगी लोग माता काली का पूजा करते थे, यह भी प्रश्न पूछता है। और राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा का अंत, ठीक है। किसके समय? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय, राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग किया था, इसको याद रखना है। चलिए ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1828 में क्या हुआ? 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना, 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय, ठीक है। मिरातुल अखबार और संवाद कैमुदी और मिरातुल अखबार के लेखक कौन थे? राजा राम मोहन राय, जिनका मृत्यु 1833, ठीक है। 72 में जन्म, 1772 में जन्म, 1627 में शिवाजी का जन्म, 1627 में शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में। चलिए आगे देखिएगा। बस लॉर्ड विलियम बेंटिंग से इतना प्रश्न पूछेगा आपसे, बता देते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग से पूछेगा कि 1833 का चार्टर एक्ट किसके समय आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। पूछेगा आपसे कि बताइए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो लॉर्ड विलियम। बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स। पूछेगा आपसे कि भारत का गवर्नर जनरल कौन बना प्रथम? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं मैकफर्सन नहीं, मैटकॉप जिसने, हाँ चार्ल्स मैटकॉप आएगा, चार्ल्स मैटकॉप। हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद कौन आते हैं? चार्ल्स मैटकॉप। चलिए ठीक है, चार्ल्स मैटकॉप जिसने जाने जाते हैं प्रेस के मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता। पूछेगा आपसे कि प्रेस के मुक्तिदाता के नाम से किसको जाना जाता है? चार्ल्स मैटकॉप। चलिए ठीक है, बताइए कि प्रेस नियंत्रण अधिनियम कब आया था?
नियंत्रण अधिनियम कब आया था, इसको भी पूछता है बहुत बार। प्रेस नियंत्रण अधिनियम कब आया था, तो 1799 में। 1799 में प्रेस नियंत्रण अधिनियम कौन लाए थे, बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली जो है 1799 में प्रेस नियंत्रण अधिनियम आया था। और प्रेस नियंत्रण अधिनियम में जो है, प्रेस नियंत्रण अधिनियम में यह बात बोला गया था कि जो भी मुद्रक है या जो भी मुद्रक है, मतलब जो पत्र छापता है, ठीक है, मुद्रक बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं संपादक, तो वो अपना नाम या फिर मालिक अपना नाम अखबार में जरूर छापेगा। ये व्यवस्था किया गया था कि देखिए फिर से बताते हैं कि 1799 में जो प्रेस नियंत्रण अधिनियम लाया गया था लॉर्ड बेलेजली के द्वारा, तो इसमें यह व्यवस्था किया गया था कि जो भी मुद्रक है, पत्र छापता है, मुद्रक है, संपादक है, वो अपना पत्र में अपना नाम अवश्य देना। ये व्यवस्था किया गया था कि जो भी पत्रक है, मुद्रक है या फिर जो मालिक है, ठीक है, जिस प्रकार से समाचार पत्र है, ठीक है, उसका जो जैसे हिंदुस्तान है तो उसका जो मालिक था वो और जो छापता है वो अपना नाम पेपर में देना अनिवार्य, ठीक है, अपना नाम पेपर में देना अनिवार्य कर दिए थे लॉर्ड बेलेजली। 1799 का एक्ट लाए थे, 1799 का, चलिए याद रखना है, प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799 में बेलेजली के द्वारा, किसके द्वारा, बेलेजली, ठीक है। और देखिए 1827 जब आया, 1827 में, तो 1827 में लाइसेंस कर दिया जरूरी कि जो भी पत्रकार है उसको क्या करना है, लाइसेंस बनाना जरूरी है, लाइसेंस बनाना जरूरी है, ठीक है। उसका नाम था लाइसेंस रेगुलेटिंग, नहीं, लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट, लाइसेंस रेगुलेटर एक्ट कब आया था, 1827 में। 1827 आई प्रश्न दोनों को पूछता है। हाँ, विश्व प्रेस दिवस कब मनाते हैं, 3 मई को मनाते हैं, बिल्कुल सही है, 3 मई को मनाया जाता है। चलिए तो इसमें यहीं तक रहेगा। उसके बाद जो है ज्योग्राफी में जो दिए थे, नदी चल रहा था ज्योग्राफी में, आज थोड़ा सा लेट हो गया था, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम के कारण। आप लोग 6 बजे डेली जुड़ जाइएगा, ठीक है। बेलोर सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1806 में बेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था। चलिए ठीक है, बिल्कुल। सिंधिया को कब हड़पा, 1804 में, ठीक है। मैसूर को कब हड़पा गया था, 99 मैसूर और तंजौर, मैसूर और तंजौर। चलिए आइए ज्योग्राफी पे, चलिए यहाँ से फटाफट 3-4 पॉइंट बताइएगा इंपोर्टेंट। चलिए बताइएगा कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को कौन अलग करता है, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को कौन अलग करता है। ट्रांस हिमालय हिज लाइन, ठीक है, हिज लाइन उसी को कहते हैं सचर जोन, हिज लाइन सचर जोन। ट्रांस हिमालय को किससे, बृहद हिमालय से। बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से कौन अलग करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मध्य हिमालय को शिवालिक से, कौन अलग करेगा, हाँ, मध्य सीमांत दर्रा, ठीक है, मध्य सीमांत दर्रा। चलिए बिल्कुल सही है। बताएगा कि जास्कर श्रेणी कौन सा हिमालय में आता है, ट्रांस हिमालय। काराकोरम ट्रांस हिमालय, जास्कर ट्रांस हिमालय। कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय, लेकिन माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय महान हिमालय। चलिए ठीक है। मतलब तीसरा ध्रुव भी कहता है, तीसरा ध्रुव पृथ्वी का तीसरा ध्रुव माउंट एवरेस्ट। चलिए, और बुर्जिल दर्रा, जो जिला दर्रा, ये जो है ना महान हिमालय का दर्रा है। कौन सा हिमालय, महान हिमालय। पूछ लेगा आपसे कि बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा, पहले बताएगा बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। चलिए बिल्कुल से जम्मू कश्मीर में। और बड़ा लाचला दर्रा, सिपकिला दर्रा, ये भी किसका है, तो महान हिमालय का। किसका है, महान हिमालय का। और ये दोनों दर्रा का हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। चलिए ठीक है, हिमाचल प्रदेश का ही दर्रा है। चलिए बताएगा कि कुमायूं हिमालय की टोटल लंबाई कितना है, कुमायूं हिमालय, ठीक है, कुमायूं हिमालय की लंबाई कितना है, नहीं 500 नहीं 320 जाएगा, ठीक है, 320। कुमायूं हिमालय की लंबाई 320, कुमायूं हिमालय 320। बताएगा अच्छा कुमायूं हिमालय कौन कौन सा नदी के बीच है, काली से तीस्ता, कुमायूं हिमालय सतलज से काली,
सतलज से काली, क्योंकि सिंधु और सतलज के बीच है पंजाब हिमालय, ठीक है। सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय है। तो फिर से बताते हैं कि सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय, और सतलज और काली के बीच, काली नदी के बीच जो है कुमायूं हिमालय, ठीक है। कौन सा हिमालय? कुमायूं। और वही कुमायूं हिमालय की लंबाई टोटल कितना है? 320। कितना है? 320। फिर काली और तीस्ता, ठीक है, काली और तीस्ता के बीच कौन सा हिमालय? नेपाल कहाँ जाएगा? नेपाल हिमालय, ठीक है। कौन सा हिमालय? नेपाल। तीस्ता और देहांग या फिर ब्रह्मपुत्रा, उसी को आते हैं। और कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। देहांग कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। बताए थे कि ब्रह्मपुत्रा नदी को देहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं। तो देहांग, ठीक है, यानी तीस्ता और देहांग के बीच कौन सा हिमालय? असम हिमालय। असम हिमालय की लंबाई 720, ठीक है। कब? काली से तीस्ता नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता नेपाल हिमालय जाएगा। काली से तीस्ता कौन से हिमालय जाएगा? नेपाल हिमालय, ठीक है, याद रखना है। पंजाब हिमालय की लंबाई पूछेगा आपसे तो 560। चलिए ठीक है। और हम चल रहे थे नदी, चलिए कल वाला थोड़ा सा नदी दोहरा देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। कल हम लोग बता दिए थे, ठीक है, हिमालय अपवाह तंत्र वाली नदियां, हिमालय वाला बता दिए थे, ठीक है। हाँ, हिमालय से पूछेगा आपसे कि हिमालय पार करके 3 नदी कौन आती है? पहला प्रश्न, हिमालय पार करके बताएगा, हिमालय पार करके कौन कौन सी नदी आती है? ब्रह्मपुत्रा नदी, सिंधु नदी और सतलज। ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज। ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज। कितना नदी? 3 गो। कितना? 3, ठीक है। 3 नदी, ठीक है, याद रखना है। सतलज नदी का लंबाई टोटल 1500 है, ठीक है, 1500 है, 1500। सतलज नदी की लंबाई कितना होगा? 1500। और कृष्णा नदी की लंबाई 1400। 1401 भी देता है, लेकिन 1400 भी काम चल जाएगा। कृष्णा नदी, कौन सा नदी? कृष्णा नदी। कहाँ से निकलता है कृष्णा नदी? कल जिक्र किए थे हम कृष्णा नदी के बारे में। कहाँ से निकलता है कृष्णा नदी? कहाँ से निकलता है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। कहाँ से? महाबलेश्वर की पहाड़ी से, ठीक है। भीमा मुसी इसी का सहायक नदियां, भीमा और मुसी किसका है? कृष्णा नदी क्या? सहायक। चलिए हम कल वाला थोड़ा सा दोहरा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। चलिए हम बता रहे थे, कल बताए थे कि सिंधु नदी के बारे में, जो कि हिमालय तंत्र से, हिमालय अपवाह तंत्र वाली नदियां कौन सी है? हिमालय। भारत में नदियां को 2 भाग में बांटा गया, हिमालय तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, तो हम आज प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ेंगे। पहले सिर्फ रिवीजन उसको करवा देते हैं, उसके बाद चलिए। तो बताएगा सिंधु नदी कहां से निकलता है? सबसे पहले बताएगा सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमयुंग डुंग हिमानी से निकलता है, ठीक है। पूरा नाम बोलने भी नहीं बनेगा ये। हाँ, कहां से निकलता है? ये चीन का है। चेमयुंग डुंग हिमानी से, ठीक है, मानिश कर लीजिएगा। यहीं से निकलता है कौन सा नदी? सिंधु नदी, जो तिब्बत में पड़ता है, मानसरोवर झील के पास पड़ता है। जिस प्रकार से सतलज नदी सिंधु के, देखिए सतलज नदी भी निकलता है कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकस ताल से। कहाँ से? राकस ताल से। कहाँ से निकलेगा? राकस ताल से निकलेगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल। चलिए तो हम बता दिए कि सिंधु नदी कहाँ से निकलता है, और सिंधु नदी की टोटल लंबाई भी बता दिए थे, 2880। चलिए ठीक है। सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब, ये सब किसका सहायक नदियां हैं? सिंधु का। किसका है? सिंधु। और ये सब नदियां सिंधु को बाईं ओर से आके मिलता है। किसी ओर से? बाईं। किसी ओर से मिलेगा? बाईं ओर से, ठीक है। काबुल कुर्रम, काबुल कुर्रम, काबुल कुर्रम सिंधु में मिलेगा दाईं ओर से। किसी ओर से मिलेगा? और एक नदी और इसमें गोलम, गोलम, ठीक है, गोलम, ये दाईं ओर से मिलता है, ठीक है। चलिए ये सब नहीं पूछता है। गंगा के बारे में, गंगा नदी से संबंधित पूछता है, कौन सा नदी दाएं से मिलता है, कौन सा बाएं से मिलता है। गंगा नदी के बाद, गंगा नदी में, ये गंगा नदी वाला पूछता है। चलिए उसके बाद झेलम का जिक्र हो गया। और बताए थे कि पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में चेनाब में, पाकिस्तान में वह कौन सा 2 नदी है जो चेनाब में जाके मिलता है? रावी और ब्यास। रावी ब्यास नहीं, झेलम, झेलम और रावी, झेलम और रावी, झेलम और रावी, झेलम और रावी मिलता है चेनाब में जाके। कहाँ? पाकिस्तान में। कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। और चेनाब भी किसका सहायक नदियां है? सिंधु का। किसका सहायक नदियां है? सिंधु का। हाँ, सबसे ज्यादा सिंधु का चेनाब। और गंगा का सबसे बड़ी सहायक नदियां यमुना नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियां यमुना, और यमुना गंगा में कहाँ मिलता है? कहाँ मिलेगा? इलाहाबाद, ठीक है। कहाँ मिलता है? इलाहाबाद। चलिए बिल्कुल सही, कहाँ मिलेगा? इलाहाबाद में मिलता है। चलिए इसका जिक्र हो गया। उसके बाद आइए रावी। कल बताए थे कि रावी नदी जो निकलता है वो कहां से निकलता है? रावी नदियां कहां से निकलती है? कौन सा दर्रा से निकलता है बताइएगा? रावी नदी कहां से? रोहतांग दर्रा से। कल बताए थे ना, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। हाँ, कांगड़ा के पास रोहतांग दर्रा से निकलता है। कौन सा नदी?
रावी नदी। कौन सा नदी? रावी नदी। ठीक है, कौन सा नदी? रावी। रावी कौन सा नदी? रावी नदी। कहाँ से निकलेगा? रोहतांग दर्रा से। रोहतांग दर्रा से। और सतलज की सहायक नदियां, सतलज की सहायक, पूछेगा आपसे कि सतलज की सहायक नदियां कौन है? रावी। ठीक है, रावी किसका सहायक नदी हो जाएगा? सतलज का सहायक नदियां। चलिए, उसके बाद हम सतलज का जिक्र किए थे कि सतलज नदी जो निकलता है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है, राकसताल से। कहां से? राकसताल। ठीक है, भाखड़ा और नालंग, भाखड़ा नालंग, भाखड़ा नालंग, भाखड़ा नालंग, भाखड़ा नालंग बांध किस पर है? सतलज नदी। ठीक है, कौन सा नदी? सतलज। भाखड़ा नालंग बांध कौन सा नदी? सतलज। कौन सा नदी? सतलज। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, उसके बाद हम जिक्र किए थे गंगा तंत्र का। ठीक है, गंगा तंत्र बताए थे कि गंगा नदी जो है भारत में कुल कितना किलोमीटर में बहता है? 2525। ठीक है, भारत में 2510 होगा। पूरा लंबाई 2525 है। भारत में 2510 होगा। किलोमीटर होगा बांग्लादेश। 2510। हाँ सही है, सही है, 2510 होगा। अगर भारत में सिर्फ बोलेगा तो 2510, लेकिन टोटल लंबाई पूछेगा आपसे तो 2525 होगा। ठीक है, कितना है? 2525। और बताए थे कि गंगा नदी बिहार में कितना? 445। 445 गंगा नदी जो है 445 किलोमीटर बहती है। कहाँ? बिहार में। और सबसे पहले ये बक्सर में प्रवेश करती है और कटिहार से निकल जाती है। भारत के बिहार का टोटल 12 जिला में प्रवेश करता है। ठीक है, और पटना में सबसे ज्यादा लंबा बहता है, 99 किलोमीटर। 99 किलोमीटर। बिहार में कितना? 425। कहाँ? बिहार में 445 किलोमीटर तक बहती है। चलिए उसके बाद आगे देखिएगा, बताए थे कि गंगा नदी कहाँ से निकलता है? गंगोत्री से। गंगोत्री से। ठीक है, गंगोत्री से उत्तराकाशी में, उत्तराखंड के उत्तराकाशी के पास जो है गंगोत्री हिमानी से, गोमुख से निकलता है। कौन सा नदी? गंगा। कौन सा नदी? गंगा। गंगा नदी जहाँ से निकलता है वहाँ भागीरथी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भागीरथी। कौन सा नदी? भागीरथी। ये भी बताई थी गंगा नदी जो है मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करता है? गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करता है? हरिद्वार में। कहाँ प्रवेश करेगा? हरिद्वार। कहाँ प्रवेश करेगा? हरिद्वार। कहाँ प्रवेश करेगा? हरिद्वार। चलिए, गंगा नदी की सहायक नदियां बताए थे कौन कौन है? गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक है। ठीक है, महानदी है, घाघर नदी है। ठीक है, कौन सा नदी? घाघर नदी। और राम गंगा। ठीक है, राम गंगा। ये सब किसका सहायक नदियां हैं? गंगा का। कहाँ सहायक, किसका सहायक नदियां हैं? गंगा का। किसका सहायक नदियां हैं? गंगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए बताते हैं, इसका पूरा जिक्र करते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा बताते हैं, इसको सुनिएगा, प्रश्न यहाँ से भी आता है। धौली गंगा और विष्णु गंगा ये सतोपत से निकलता है। कहाँ से? सतोपत। उत्तराखंड में सतोपत से निकलता है धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ से? उत्तराखंड के सतोपत से। सतोपत से। कहाँ से? सतोपत से। फिर से सुनिएगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा सतोपत से। कहाँ से? सतोपत ग्लेशियर से निकलता है। और देखिएगा ये विष्णु प्रयाग में, ठीक है, विष्णु प्रयाग में आके मिल जाता है। अगर पूछेगा आपसे कि बताए धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ मिलता है, तो विष्णु प्रयाग में। धौली गंगा विष्णु गंगा कहाँ मिलेगा? विष्णु प्रयाग में। और विष्णु प्रयाग में जब मिलता है तो दोनों साथ साथ बहने लगता है। फिर पुनः जब आगे बढ़ता है तो उसको हम अलकनंदा के नाम से जानते हैं। अगर प्रश्न यहां से पूछेगा आपसे कि देखिए विष्णु गंगा और धौली गंगा, ठीक है, विष्णु गंगा और धौली गंगा कहां से निकलता है, पहले याद रखना है, सतोपत से। कहां से? सतोपत। और विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों जहां पर मिलता है उसका नाम है विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग में जब मिलकर दोनों साथ साथ चलने लगता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है अलकनंदा। कौन सा नदी? अलकनंदा। कौन सा नदी? अलकनंदा। ठीक है, फिर अलकनंदा नदी बहते बहते नंद प्रयाग जब आता है तो वो नंदाकिनी से मिलता है। अलकनंदा नदी जब बहते बहते नंद प्रयाग में आता है तो वो नंदाकिनी से मिलता है। किससे मिलेगा? नंदाकिनी से। याद रखना है, कहां से मिलेगा? नंदाकिनी। इसको डायग्राम से याद रखना है, ठीक है। नंदाकिनी कहां मिलेगा? नंद प्रयाग में। ठीक है, नंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहां मिलता है? नंद प्रयाग। कहां मिलेगा? नंद प्रयाग। ठीक है, मिलता है जानते किधर से? लेफ्ट हैंड से। ठीक है, लेफ्ट साइड से। किधर से मिलेगा? लेफ्ट साइड से। ठीक है, बाएं से मिलता है। उसके बाद जब आगे बढ़ता है तो फिर कर्ण प्रयाग में मिलता है पिंडार नदी। ठीक है, कौन सा नदी? पिंडार नदी। किससे?
अलकनंदा से। अलकनंदा से। किसे? अलकनंदा से। ये भी पूछता है कि अलकनंदा और पिंडार के संगम को क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग कहते हैं। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। यहाँ से प्रश्न भर भर के पूछता, याद रखना है। फिर नदी जब साथ साथ आता है तो उसके बाद इसमें भागीरथी मिलता है, ठीक है, भागीरथी नदी। अलकनंदा में जब भागीरथी मिलता है तो बनता है गंगा। वही धारा आके बढ़ता है, फिर बढ़ते बढ़ते ब्रह्मपुत्रा से जाके मिलता है तो ब्रह्मपुत्रा के साथ बनाता है मेघना। किस नाम से जानते हैं? मेघना। और दोनों का संयुक्त धारा बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है और सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है, बिल्कुल से इसको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं, फिर कल दोहरा देंगे इसको। चलिए, तो हम जिक्र कर रहे थे, यहाँ तक हो गया था ना। यमुना नदी, टोंस नदी, ये सब किसका सहायक नदियां हैं? यमुना, टोंस, यमुना, टोंस, यमुना, टोंस और सोन, यमुना, टोंस और सोन, यमुना, टोंस और सोन, यमुना, टोंस और सोन किसका सहायक नदियां हैं? गंगा। किसका सहायक नदियां? यमुना, टोंस और सोन किसका सहायक नदियां है? कोसी नदी किसका सहायक नदी है? गंगा। चले ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बताएगा कि कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलता है? ये भी प्रश्न पूछता है, कोसी नदी कहाँ मिलेगा? गंगा में। वहाँ कहाँ जाएगा? बिहार का शोक ना है। चलिए बताएगा। बिहार में छपरे होगा। छपरा, खगड़िया। खगड़िया में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलेगा? खगड़िया। गंगा नदी में कोसी नदी कहाँ मिलता है? कहाँ मिलेगा? खगड़िया। घाघर और घाघर नदी, घाघर नदी, घाघर नदी जो है गंगा में किस जगह मिलता है? बताएगा। हाँ, ये छपरा है। ठीक है, कहाँ है? छपरा। घाघर नदी कहाँ मिलेगा? छपरा में गंडक नहीं, देखो हम बता देते हैं। देखो, घाघर, घाघर और घाघर नदी जो है गंगा में कहाँ मिलता है? छपरा में। तो जिसे घो लिखते हैं उसी छ भी लिखा था उसी प्रकार से। ठीक है, तो इसे दोनों को रिलेट करके याद रख लेना है। और कोसी नदी कहाँ मिलेगा? खगड़िया। कोसी कहाँ मिलेगा? खगड़िया। कोसी कहाँ मिलेगा? खगड़िया। सोन नदी कहाँ मिलता है? पटना में। सोन नदी कहाँ मिलेगा? पटना। और यमुना नदी कहाँ मिलेगा? इलाहाबाद में। यमुना नदी इलाहाबाद। चलिए ठीक है। उसके बाद हम ब्रह्मपुत्र नदी का जिक्र कर दिए थे। अब डायरेक्ट आते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह नदी तंत्र में। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो दो जगह गिरता है, एक बंगाल की खाड़ी में और एक अरब सागर में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में भी कुछ गिरता है और कुछ अरब सागर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, जैसे में महानदी। ठीक है, कहाँ गिरेगा? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी कहाँ गिरेगा? कृष्णा नदी कहाँ गिरेगा? कहाँ गिरेगा? चलिए, तो हम देखेंगे सबसे पहले महानदी। महानदी, चलिए बताएगा महानदी की नदी का लंबाई टोटल कितना है? 851। 851। महानदी की टोटल लंबाई 851 किलोमीटर है। 851 किलोमीटर, 851। चलिए ठीक है, बिल्कुल से बताएगा कि 699। 699 क्या है? नेपाल भारत के साथ सीमा लगाता है। कितना? 600। और म्यांमार 1643। भूटान 699 बोल दिए। 1643 में 751 होगा। 699, 700 में कम। नेपाल बोले क्या? हम क्या बोले? नेपाल बोले। सही बोला है, गलत बोला है। चलो ठीक है, तो 851, 851, 851 किलोमीटर महानदी की लंबाई। उड़ीसा का महानदी की टोटल लंबाई कितना है? 851, 851। चलिए, महानदी कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है महानदी? कहाँ से? छत्तीसगढ़ के सिहावा से। सिहावा से। ठीक है, कहाँ से निकलेगा? सिहावा से। सिहावा से निकलता है, सिहावा से। कहाँ से निकलेगा? सिहावा से। कौन सा नदी? महानदी। पूछेगा आपसे कि महानदी कहाँ से निकलता है? छत्तीसगढ़ के सिहावा से। छत्तीसगढ़ के सिहावा से। छत्तीसगढ़ के सिहावा से। छत्तीसगढ़ के सिहावा से। कौन सा नदी? महानदी। कौन सा नदी? महानदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का लंबाई 1465 किलोमीटर। 1465, 1465, 1465, 1465। ठीक है, देखिए ये महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के सिहावा के पास निकलता है। छत्तीसगढ़ के सिहावा के पास निकलता है और उड़ीसा के पास डेल्टा का निर्माण करते हुए कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। उड़ीसा के पास डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। रखो उसको।
बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए उड़ीसा, पूछेगा आपसे कि बताइए महानदी कहाँ डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता है, तो उड़ीसा। कहाँ गिरेगा, उड़ीसा। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में ही है, ठीक है, ब्राह्मणी नदी उड़ीसा। ब्राह्मणी नदी कहाँ बहता है, उड़ीसा में ही बहता है। कौन सा नदी, ब्राह्मणी नदी। कौन सा नदी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलता है, ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलता है, नहीं ये रांची के पास निकलता है, छोटा नागपुर की पठार से, छोटा नागपुर की पठार। दो नदी, ब्राह्मणी नदी और स्वर्ण रेखा नदी। ब्राह्मणी नदी और स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से, रांची, छोटा नागपुर के पठान, छोटा नागपुर का पठान, छोटा नागपुर का पठान, ठीक है। एक बैतरणी नदी है, उड़ीसा से निकलता है, याद रखना, बैतरणी नदी उड़ीसा। हाँ, जानते कौन सा पठार से, क्योझार पठार, ठीक है, क्योझार पठार है उड़ीसा में, वहीं से निकलता है। कौन सा नदी, बैतरणी नदी। कौन सा नदी, बैतरणी, ठीक है। चलिए, तो महानदी का जिक्र कर रहे थे। महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है, 851। शिवनाथ, ठीक है, शिवनाथ और जोक, शिवनाथ और जोक सहायक नदियां हैं, किसका, महानदी का। महानदी का सहायक नदी याद रखना है, शिवनाथ और जोक, शिवनाथ और जोक, शिवनाथ और जोक किसका सहायक नदियां हैं, किसका, महानदी का। और इसी का एक और है, तेल, तेल, जोक तेल और शिवनाथ, जोक तेल और शिवनाथ, जोक तेल और शिवनाथ, जोक तेल और शिवनाथ किसका सहायक नदियां, महानदी। और सबसे ज्यादा जानते हैं जोक, और ऑप्शन में रहेगा तेल, ये दोनों पूछता है, जोक और तेल, ठीक है। किसका सहायक नदियां है, महानदी का, नहीं जो नेता है, नहीं महानदी का है, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद आइए गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का टोटल लंबाई कितना है, 1465। तो गोदावरी नदी का टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। कौन सा नदी, गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है, गोदावरी नदी सही बोल रहा है, कहाँ से, त्रिवंकम की पहाड़ी से, ठीक है, कॉन्फिडेंस हाई कर लो, ठीक है, त्रिवंकम की पहाड़ी से, नासिक के पास त्रिवंकम की पहाड़ी से निकलता है गोदावरी नदी, जाके गिरता है बंगाल की खाड़ी में। और इसका सहायक नदियां जानते कौन कौन है, सबरी है, प्राणहिता है, ठीक है, सबरी, प्राणहिता, बेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, ये सब किसका सहायक नदियां हैं, गोदावरी का, ठीक है। किसका सहायक नदियां है, गोदावरी, हाँ। पेनगंगा, बेनगंगा, सबरी, मंजीरा, इंद्रावती, और मंजरा, इंद्रावती, गोदावरी, मांझुली नहीं, इसका मांझुली कहाँ से आएगा, पेनगंगा, पूर्णा इसी का सहायक नदियां है, किसका, गोदावरी का, किसका है, गोदावरी, ठीक है। तो प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, बेनगंगा, सबरी, ठीक है, ये सब सहायक नदियां हैं, किसका, गोदावरी का, किसका, गोदावरी। कहाँ से निकलेगा, त्रिवंकम की पहाड़ी से, त्रिवंकम की पहाड़ी से 1465 किलोमीटर टोटल लंबाई किसका रहा है, गोदावरी का, किसका, गोदावरी। किसका सहायक नदी, इसका सहायक नदियां कौन कौन है गोदावरी का, बोलिए एक बार फिर से, बेनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा, मंजीरा, ठीक है, और सबरी, प्राणहिता, ये सब किसका है, ठीक है, गोदावरी। कल पूछ रहे थे कि सहायक मतलब क्या होता है, नहीं आप ही पूछ रहे थे, चलिए ठीक है, जहाँ पर जो नदी हाँ सहायक होता है, चलिए ठीक है, क्या, चलिए उसके बाद आए कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा नदी का बात करेगा आपसे कि कृष्णा, मजाक उतने देर, कृष्णा नदी का जो लंबाई टोटल है वो कितना है, 800 है, टोटल 800 होगा, पूरी होगा। कृष्णा नदी का लंबाई टोटल पूरी 800, इसका नहीं 1400, ठीक है। कृष्णा नदी का लंबाई 1400 है, ठीक है, 1400, ठीक है, कितना है, 14। अगर पूछेगा आपसे कि कृष्णा नदी की लंबाई टोटल कितना है, 14, कितना होगा, 1400, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे देखिएगा, अगर पूछेगा आपसे कि बताइए कृष्णा नदी कहाँ से निकलता है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलता है, महाबलेश्वर की पहाड़ी से, ठीक है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलता है, महाबलेश्वर की पहाड़ी से। कृष्णा नदी कहाँ से निकलेगा, चलिए उस समय बताए थे कि कृष्णा नदी का सहायक नदियां कौन है, कृष्णा नदी की सहायक नदियां उस समय बताए थे, ठीक है, कौन है, कौन है कृष्णा नदी की सहायक नदियां उस समय बताए थे ना, कृष्णा नदी का भीमा, ठीक है, कम से कम भीमा और मूसी याद रखो, भीमा और मूसी ये दोनों ज्यादा पूछता है, ठीक है, भीमा और मूसी, भीमा और मूसी, चलिए ठीक है। किसका सहायक नदियां है,
हाँ, भीमा मूसी ये सब किसका है? लेकिन ये दोनों याद रखना है, भीमा और मूसी। कभी कभी तुंगभद्रा भी ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। भीमा, मूसी, तुंगभद्रा ये सब किसका सहायक नदियां हैं? घाट प्रवाह किसका है? कृष्णा, ठीक है। माल प्रवाह किसका है? कृष्णा, ठीक है। अरे नहीं बोलने आता है तो हंसो नहीं, ठीक है। हम पर भी हंसता है। हाँ, तो ज्यादा मजाक नहीं उड़ा। मजाक नहीं। तो हम कृष्णा नदी का सहायक नदियां बता रहे थे, भीमा, और मूसी। मोसी और तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगभद्रा ये सब किसका है? ठीक है। कोयना नदी किसका सहायक नदियां है? कृष्णा का। किसका है? सहायक, ठीक है। घाट प्रवाह किसका है? दूध गंगा किसका है? कृष्णा का। दूध गंगा किसका है? ठीक है। और पंचगंगा, दूध गंगा, ठीक है, ये सब किसका सहायक नदियां हैं? कृष्णा का। किसका है? कृष्णा का सहायक नदियां। तो देखिए ज्यादा याद नहीं रखना है, बता देते हैं। इसमें तीन देखो, भीमा याद रखना है, तुंगभद्रा याद रखना है और मोसी। भीमा, तुंगभद्रा और मोसी, भीमा, तुंगभद्रा और मोसी। और एगो ये पूछता है घाट प्रवाह, ठीक है। घाट प्रवाह, माल प्रवाह, ठीक है, ये सब पूछता है, तो इसको याद रखना है। तो एक बार और जीत कर देते हैं हम। घाट प्रवाह, माल प्रवाह, पेंचगंगा, ठीक है। बेनगंगा और पेनगंगा जानते हैं किसका सहायक नदियां हैं? गोदावरी का सहायक नदियां हैं, ठीक है। पेनगंगा, बेनगंगा किसका है? लेकिन यहाँ पर हाँ, दूध गंगा और पेंचगंगा, दूध गंगा और पेंचगंगा, दूध गंगा और पेंचगंगा सहायक नदियां कृष्णा का। किसका? कृष्णा का, ठीक है। घाट प्रवाह कृष्णा, घाट प्रवाह कृष्णा, बिल्कुल सही है। मूसी, 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 ठीक है। मूसी सहायक नदियां हैं किसका? कृष्णा का, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिएगा। चलिए बताएगा अच्छा कि तुंगभद्रा की सहायक नदियां कौन सी है? तुंगभद्रा की सहायक नदियां कौन सा है? तुंगभद्रा की सहायक नदियां कौन सी है? ये हागरी है, हागरी, हंगरी नहीं, वो हंगरी नहीं, वो हाँ, वो हंगरी का जो जिसका राजधानी बुडापेस्ट है वो नहीं, हागरी, हागरी, ठीक है। हागरी सहायक नदियां किसका? तुंगभद्रा का। हागरी किसका सहायक नदियां है? हागरी किसका सहायक नदियां है? तुंगभद्रा का। चलिए, और कृष्णा नदी का लंबाई टोटल कितना है? 1400। कितना है? 1400। चलिए ठीक है। उसके बाद आइए कावेरी नदी। तो कृष्णा नदी भी कहाँ गिरता है? बता दिए थे, बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी कहाँ गिरेगा? कृष्णा नदी कहाँ गिरेगा? महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी ये सब कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलता है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। कावेरी नदी कहाँ से निकलता है? कहाँ से? ब्रह्मगिरी से, ठीक है। ब्रह्मगिरी से निकलता है, कर्नाटक के पास ब्रह्मगिरी से। कर्नाटक के पास ब्रह्मगिरी से, कर्नाटक के पास। कर्नाटक का एक जिला जानते हैं? कुर्ग जिला। कर्नाटक का एक जिला है कुर्ग, उसी कुर्ग जिला से। कहाँ से? कुर्ग जिला से, ठीक है। इसमें नहीं पता लगता किस शहर में लिखा हुआ है। बिहार शरीफ में होता है। अपना ग्रुप में शेयर कर दिए तो नहीं तो देखिए। चलिए ठीक है, ये ग्रुप डिस्कशन जो होता है बिहार शरीफ में। चलिए एक बार आप लोग सभी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। प्लीज लाइक आप लोग इतना कंजूसी किए हैं, लाइक नहीं करते हैं। आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं। चलिए आइए, कावेरी नदी का बात कर रहे थे कि कावेरी नदी जो निकलता है वो कर्नाटक के कुर्ग जिला के पास से ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, ठीक है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलता है। कौन सा नदी? कावेरी नदी, ठीक है। कौन सा नदी? कावेरी नदी। कौन सा नदी? कावेरी। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है, कावेरी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कावेरी नदी की लंबाई कितना है? इसका बोल दिया था उस समय 800। कावेरी नदी की लंबाई 800, कृष्णा नदी की लंबाई 1400। कावेरी नदी की लंबाई 800, कृष्णा नदी की लंबाई गोदावरी 1465, गोदावरी 1465, महानदी 851, महानदी 851, ब्रह्मपुत्र नदी 2900, ब्रह्मपुत्र नदी 2900, ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है? हाँ, 961। चलिए उसके बाद देखिए, कावेरी नदी जो है ना, कावेरी नदी ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन सिंधु, कावेरी नदी ना, कावेरी नदी की जो घाटी है वहां पर शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों मौसम बेहतरीन ढंग से पाया जाता है, इसलिए उसमें सालों भर पानी मौजूद रहता है, ठीक है। किसमें? कावेरी नदी। और इसका लंबाई कितना है? 800। 800 कितना होगा? 800। चलिए बिल्कुल सही है। देखिए कावेरी नदी का लंबाई
पूछेगा तो 800, लेकिन पूछेगा आपसे कि कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन है। कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन है। ये पेनगंगा बेनगंगा अरे कावेरी नदी का, ठीक है, गोदावरी का पेनगंगा बेनगंगा गोदावरी का है, लेकिन दूध गंगा और पेंच गंगा कृष्णा, दूध गंगा, अरे सही से सुनेगा ना, स्थिर से एक बार में याद होगा, ठीक है। दूध गंगा और पेंच गंगा, दूध गंगा पेंच गंगा, आपसे दूध गंगा पेंच गंगा, तुंगभद्रा, मूसी, भीमा, कोयना, ये सब सहायक नदियां किसका, कृष्णा का, किसका, कृष्णा का। तुंगभद्रा जिक्र किए, तुंगभद्रा भी कृष्णा नदी का सहायक नदियां। चलिए ठीक है, और देखिए, और हम बता रहे थे कावेरी नदी, कावेरी नदी के सहायक नदियां हैं हेमावती, हेमावती, इसको भी ऑप्शन में डालता है हेमावती, किसको, हेमावती, हेमावती, ठीक है। हेमावती अकरावती, हेमावती अकरावती, हेमावती अकरावती, ये दोनों सहायक नदियां हैं किसका, हेमावती अकरावती किसका सहायक नदियां हैं, कावेरी। हेमावती अकरावती किसका सहायक नदियां हैं, कावेरी। हेमावती अकरावती और सुवर्णा, ठीक है, सुवर्णावती, हेमावती अकरावती सुवर्णावती, ठीक है। तो हेमावती अकरावती और सुवर्णावती, तीन को याद रखना है बती वाला, ठीक है। हेमावती सुवर्णावती अकरावती किसका सहायक नदियां हैं, कावेरी का। किसकी सहायक नदियां हैं, कावेरी, किसका है, कावेरी, ठीक है। एक देखिए लक्ष्मण तीर्था, लक्ष्मण तीर्था ये नहीं पूछता है, अगर कभी पूछ लिया तो लक्ष्मण तीर्था जो है सहायक नदियां किसका, कावेरी, किसका है, कावेरी का सहायक नदियां, ठीक है। एक है लोक पावनी, लोक पावनी करके होगा, हाँ, लोक पावनी, लोक पावनी भी किसका सहायक नदियां है, कावेरी का। लेकिन इतना याद नहीं रखना है, आपको हम बता देते हैं, याद रखना है हेमावती, ठीक है, हेमावती याद रखना है, और अमरावती, हेमावती और अमरावती, हेमावती अमरावती, हेमावती अमरावती, हेमावती अमरावती होगा, हेमावती अमरावती, सही तो है, हेमावती अमरावती, ठीक है। और सुवर्णावती है, सुवर्णावती, ये सब सहायक नदियां हैं किसका, कावेरी का। किसका होगा, कावेरी का सहायक नदियां। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। और कावेरी नदी पर ही एक जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। कौन सा नदी पर, कावेरी नदी। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। ये थी जलप्रपात का, हाँ हो सकता है। अरे गला बैठा ले, ठीक है, ठीक है। अरे यार तुम गजब नहीं ज्यादा स्पीड में खींचते हैं, स्पीड में नहीं खींचेंगे तो होगा काम। दाबना किया जाओ, दाबना नहीं करके। चलिए, और यहाँ से एक प्रश्न और याद रखना है, ठीक है। देखिए बताते हैं, कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी और कृष्णा नदी, कावेरी नदी और कृष्णा नदी, कावेरी नदी और कृष्णा नदी के बेसिन, ठीक है, बेस के बीच जो है पेन्नार नदी का बेसिन है। अगर पूछ दिया, क्या पूछ रहे हैं, कहाँ है, बिहार शरीफ, ठीक है। ये ग्रुप डिस्कशन बिहार शरीफ से होता है, उदंतपुरी, ठीक है, बिहार शरीफ से होता है। चलिए, तो हम ये बता रहे थे, बिहार शरीफ बिहार में पड़ता है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट। कावेरी और कृष्णा नदी, कावेरी और कृष्णा, कावेरी और कृष्णा नदी के बीच पेन्नार का बेसिन है, पेन्नार नदी का बेसिन। अगर पूछ दिया आपसे कि पेन्नार नदी का बेसिन, पेन्नार नदी का बेसिन किन दो नदियों के बीच है, तो कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और कावेरी। कल जिक्र किए थे कि बिंद पर्वत और सतपुड़ा, ठीक है, बिंद पर्वत और सतपुड़ा, बिंद पर्वत और सतपुड़ा के बीच, बिंद पर्वत और सतपुड़ा श्रेणी के बीच कौन सा नदी बहती है, बिंद पर्वत और सतपुड़ा श्रेणी के बीच नर्मदा नदी बहती है। बिंद पर्वत और मोतिहारी से, ठीक है, मोतिहारी। तो हम बता रहे थे कि बिंद पर्वत और सतपुड़ा श्रेणी, बिंद पर्वत और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में बहने वाली नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सा नदी, नर्मदा, इसको याद रखना, इसको पूछता है, ठीक है, नर्मदा नदी। कौन सा नदी, नर्मदा नदी। बिंद पर्वत और सतपुड़ा, बिंद पर्वत और सतपुड़ा, बिंद पर्वत और सत, और कावेरी और कृष्णा नदी के, कावेरी और कृष्णा नदी के बीच में पेन्नार नदी का बेसिन है, पेन्नार नदी का बेसिन, पेन्नार नदी का बेसिन। चलिए ठीक, उसके बाद देखिएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। टाइम हो गया तो लेट हुआ तो 10-15 तक घींचेगा, अच्छा ठीक, बस खत्म। चलिए, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां को हम
कल देखेंगे। अरब सागर में गिरने वाली नदियां को कल देखेंगे, ठीक है। ताप्ती नदी कहाँ गिरता है? साबरमती नदी, लूनी नदी, ये सब जो है अरब सागर में खंबात की खाड़ी के पास जो है विलुप्त हो जाती है, कच्छ में जाके विलुप्त। लूनी नदी अमरकंटक के पास से निकलती है, ताप्ती नदी भी अमरकंटक के पास से निकलती है, याद रखना है। चलिए साइंस देखिएगा। क्या? बहुत कम बोलते अंदर से हैं। कॉन्फिडेंस है लेकिन बोलने हाँ, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस होगा। बोल भी नहीं करते हैं तो बोलो मैं यदि कष्ट देखो तोरे पर ला दूंगा वो देख लो ना। दे चलिए देखिएगा साइंस। केमिस्ट्री फिजिक्स था आज, शुरू से उसमें यहाँ था। चलिए आइए साइंस में। ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का संवेग नहीं, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दी जाए तो उसका संवेग, ठीक है। चार गुना होगा। पी बराबर है संवेग दुगुना नहीं, यहाँ पर प्रश्न क्या, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग, हाँ तो बताइए संवेग कितना गुना होगा? दुगुना होगा। दो गुना गतिज ऊर्जा 4 गुना। संवेग कितना गुना? संवेग कितना गुना? 2 गुना। गति दे बोले चार गतिज ऊर्जा कितना गुना? 4 गुना। क्योंकि हम बताए थे, ठीक है, बताए थे कि अगर संवेग के संबंध में, संवेग के संबंध में गतिज ऊर्जा पूछेगा तो पी स्क्वायर बटा 2m, पी स्क्वायर बटा 2m, पी स्क्वायर बटा 2m, पी स्क्वायर बटा 2m, पी स्क्वायर बटा 2m। चलिए ठीक है, क्या होता है? पी स्क्वायर बटा 2m होता है, ठीक है। और ऐसे नॉर्मल में पूछेगा तो हाफ एम भी स्क्वायर, हाफ एम भी स्क्वायर, हाफ एम भी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम भी स्क्वायर। हाँ, गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला हम देखिए, हम पूछे कि संवेग के संबंध लगा देगा तो पी स्क्वायर बटा 2m होगा। ऐसे के हाफ एम भी स्क्वायर, हाफ एम भी स्क्वायर। चलिए ठीक है, बिल्कुल हाफ एम भी स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, बताएगा कि बताना है कि जब एक गैस के पात्र के दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर एक गैस के पात्र, ठीक है, अगर कोई गैस का पात्र है, अगर कोई गैस का पात्र है, ठीक है, वो पात्र पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिर रहता है, ठीक है। ये द्रव्यमान क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? द्रव्यमान स्थिर। हम बताए थे कि बॉयल का नियम हम जिक्र किए थे, बॉयल का नियम, बॉयल का नियम। अगर प्रेशर बढ़ाइएगा, ठीक है, अगर प्रेशर बढ़ता है तो उसका आयतन क्या होता है? कम हो जाता है। पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भी का, यानी पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ई का। भी का मतलब प्रेशर व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका? वॉल्यूम का, जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ये वाला प्रश्न पूछते रहता है, क्या चीज कांस्टेंट? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। और एक और बॉयल का ही नियम है कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो का, मतलब घनत्व का, जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और देखिए बॉयल्स का नियम दिया गया था कब? 1960 में, 1660 में। कब दिया गया था? कितना है इसमें दिया हुआ है? 1960 होगा। बॉयल्स का नियम कब दिया गया था? नहीं 62 में, ठीक है, 1662 होगा, 60 में होगा 62, 1662 में, 1662 होगा, ठीक है, 1662 है ना। और चार्ल्स का नियम दिया गया था 77 में, 1877। चार्ल्स का नियम 1877, चार्ल्स का नियम 1877, ठीक है, चार्ल्स का नियम 1800। चार्ल्स का नियम कहता है कि अगर चार्ल्स का नियम भी जो है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। कौन सा नियम है? चार्ल्स का नियम है, जहां पर पी कांस्टेंट होना चाहिए, पी कांस्टेंट यानी प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। चलिए तो हम देख रहे थे कि जब एक गैस, चार्ल्स का नियम 1877 में, चार्ल्स का नियम 1877, चार्ल्स का नियम 1877 में। चलिए ठीक है, और चार्ल्स का नियम का जिक्र कर रहे थे कि भी यानी आयतन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, जहां प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद एक और नियम था, कौन? गेलुसाक का नियम, गेलुसाक का नियम, गेलुसाक का नियम। गेलुसाक नियम कहता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, यानी प्रेशर जो है समानुपाती होता है किसका? टेम्परेचर का। प्रेशर समानुपाती होता है
टेम्परेचर का जहां वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। ये किसका नियम है? गैलू साक का, गैलू साक। और आरआरबी यानी एलपी में, प्रीवियस का एलपी में यहां से प्रश्न भर भर के पूछा, इसलिए हम इसको जिक्र कर दिए, याद रखना है इसको। तो हम बता देते कि जब एक गैस के पात्र के दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या रहता है? स्थिर। क्या रहता है? स्थिर। चलिए ठीक, आगे बताएगा कि जब तांबे की गेंद को गर्म किया जाता है तब उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब तांबे के गेंद को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या होगा? चलिए ठीक है, घटता है, बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। ठीक है, क्या होता है? घटेगा। क्या होता है? घट जाता है। हाँ, क्या होगा? घट जाएगा। घट जाता है। यहीं से प्रश्न पूछता है कि, यहीं से प्रश्न पूछेगा आपसे कि ताप बढ़ने पर, ठीक है, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता, ताप अगर बढ़ेगा तो द्रव की श्यानता घट जाएगा। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटता है, लेकिन ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ता है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ेगा, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ जाएगा, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाएगा, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता, सबसे ज्यादा श्यानता गैस में। ठीक है, किसमें? गैस में। सबसे ज्यादा श्यानता गैस में नहीं, गैस द्रव में। ठीक है, अगर पूछ लिया आपसे कि सबसे ज्यादा श्यानता किसमें होता है? द्रव में। ठोस में नहीं होता, ठोस में श्यानता नहीं होता। द्रव और गैस में श्यानता होता है, द्रव और गैस में, द्रव और गैस में, द्रव और गैस में, द्रव और गैस में। ठीक है, याद रखना है। पूछेगा कि ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब बढ़ जाए घट जाए करते रहो, एक बार सुन लो अच्छा से। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता बोलेगा, अगर द्रव लगाएगा तो घटेगा, द्रव लगाएगा तो घटेगा, लेकिन गैस लगा देगा तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से याद रखना है कि गैस का श्यानता कम होता है अपेक्षा द्रव का, यानी द्रव का श्यानता अधिक होता है गैस के अलावा। श्यानता सिर्फ गैस और द्रव में हो सकता है, ठोस में श्यानता नहीं होता है, ठोस में श्यानता नहीं होता है, ठोस में श्यानता नहीं होता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। और बताएं श्यानता का ये सही मात्रा क्या होता है? पॉइज। ठीक है, क्या होता है? पॉइज। क्या होता है? पॉइज होता है, याद रखना है। पॉइज, पॉइजली। ठीक है, पॉइजली भी होता है, पॉइजली। श्यानता गुना कैसे मात्रा? पॉइजली। क्या होगा? पॉइज। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो इस ये 2 पॉइंट को याद रखना है। चलिए, बताएगा कि ध्वनि, ठीक है, ध्वनि जो है तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। हाँ, ध्वनि तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। ध्वनि आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। दाब पर निर्भर करता है ध्वनि? नहीं, ध्वनि दाब पर निर्भर नहीं करता, ध्वनि दाब पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, ध्वनि ताप पर निर्भर करता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। बताएगा कि कांच में ध्वनि की चाल कितना होता है? कांच में? हाँ, 1533। कांच में 56-40, कांच में 56-40। ठीक है, कांच में कितना होता है? 56-40, कांच में 56-40, कांच में 56-40। ठीक है, और एल्युमिनियम में कितना होता है? 6420। ठीक है, एल्युमिनियम में कितना होगा? 6420, एल्युमिनियम में 6420, एल्युमिनियम में 6420, एल्युमिनियम में 6420। ठीक है, एल्युमिनियम में 6420, एल्युमिनियम बोले अभी, एल्युमिनियम में कितना बोले? एल्युमिनियम में 6420। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एल्युमिनियम में 6420 है। पारा में पूछेगा ना, तो पारा में है 1450, 1450 कितना होगा? 1450 हो जाएगा। चलिए ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा, 51-30 बताएगा कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? अगर हम दाब बढ़ाएंगे, दाब ना है, हाँ, अगर दाब बढ़ाते हैं तो बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाएगा, यानी जल्दी नहीं गलेगा, जल्दी नहीं गलेगा। दाब बढ़ाइएगा, अगर दाब बढ़ाइएगा तो बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। अगर कहीं पर अगर बर्फ रखिएगा तो नीचे से पिघलना प्रारंभ होता है। कहाँ से? नीचे से। और उस पर अगर बल लगा दीजिएगा तो कम पिघलता है, बहुत कम मात्रा में पिघलेगा, बहुत कम देरी में पिघलता है, इसलिए उसका जो है क्या होता है? पिघलना घट जाता है। चलिए ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कि
झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? वही बनाना पड़ेगा। सुन लो कि अगर एक कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है तो उस पर एक अन्य व्यक्ति जाके उस झूला पर बैठ जाएगा तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी फार्मूला होता है आवर्तकाल बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी। 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी लंबाई पर निर्भर करेगा और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर आवर्तकाल कितना होगा? 0 से भागा दीजिएगा, शून्य होगा कि इन्फिनाइट? तो अनंत बोलिए, ठीक है। इन्फिनाइट होता है, क्या होता है? इन्फिनाइट, क्योंकि केंद्र पर 0 का मान, छोटी जी का मान कितना होता है? 0। कितना होता है? 0 होता है। तो फार्मूला बताएं आवर्तकाल बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी। तो जी नीचे है तो सब में भागा दीजिएगा, क्या होगा? 0 होगा। और यहां से देखिए और एक प्रश्न पूछता है, हाँ पूछेगा आपसे कि बताइए, यहां से प्रश्न पूछेगा कि किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी होने पर उसका आवर्तकाल, किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसकी आवर्तकाल क्या होगा? 2 गुना होगा। क्या होता है? 2 गुना हो जाता है, ठीक है। क्या होगा? 2 गुना, क्योंकि समानुपाती है। 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी समानुपाती है तो क्या होगा? बराबर रहेगा। मतलब जितना बढ़ाइएगा उतना बढ़ जाएगा, जितना बढ़ाएगा उतना बढ़ जाता है, ठीक है। बिल्कुल आगे देखिएगा, बताना है कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तब उसका मेनिक्स कैसा होता है? मतलब अर्धचंद्रक उसको बोलते हैं, ठीक है। पारा का अर्धचंद्रक, उसी को मेनिक्स बोला जाता है। मतलब पूछेगा आपसे कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो उसका अर्धचंद्रक कैसा बनता है? उत्तल लेंस। कैसा? उत्तल। यानी पारा का अगर एक द्रव में, पारा को जब एक बर्तन में रखिएगा तो उत्तल लेंस की तरह ऊपर में आकृति बनता है। कैसा? कैसा बनेगा? उत्तल लेंस पारा, ठीक है। कौन सा? पारा का, बिल्कुल सही, याद रखना। चलिए आगे देखिएगा, बताना है कि ताप बढ़ने पर गैस की सांद्रता, अभी जिक्र कर दिए थे, ताप बढ़ने पर गैस की सांद्रता क्या होता है? बढ़ जाती है। क्या होता है? बढ़ जाती है। गैस का सांद्रता क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बताएगा, क्या? हाँ द्रव्यला घट जाता है। चलिए ठीक है। देखिए बताए थे एक स्थितिज ऊर्जा बराबर फार्मूला बताए थे mgh, लेकिन ये भी जिक्र किए थे कि द्रव के लिए, स्थिति ऊर्जा में द्रव के लिए फार्मूला होता है ρgh। रो जहाँ घनत्व है, रो क्या है? घनत्व है। ρgh। इसीलिए द्रव में गहराई बढ़ने पर, ठीक है, द्रव में अगर गहराई बढ़ेगा तो उसका घनत्व भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि ρgh होता है, ठीक है। क्या होता है? ρgh, ये सब जिक्र किए थे। इसीलिए नदी में जो बांध बनाया जाता है वो नीचे क्या मोटा बनाया जाता है, क्योंकि गहराई बढ़ाइएगा तो दाब भी क्या होता है? बढ़ेगा। गहराई बढ़ाने पर दाब भी बढ़ जाता है। इसीलिए जो है नदी में जो बांध बनाया जाता है वो मोटा बनाया जाता है नीचे में, ठीक है, बेस। ज्यादा नीचे बल पड़ता है नहीं। दसर कुछ मार। चलिए ठीक, आगे देखिएगा, चलिए बताएगा, चलिए वही क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिएगा, बताना है कि तापमान की वृद्धि से ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर तापमान की वृद्धि होगा तो ध्वनि की गति क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या होगा? बढ़ जाता है। तो ध्वनि की गति जो है, आपको ध्वनि की गति दो चीज पर निर्भर नहीं करेगा, आवृत्ति पर और दाब पर। आवृत्ति और दाब से कोई मतलब नहीं है ध्वनि को, ठीक है। आवृत्ति और दाब से कोई मतलब नहीं है, किसको? ध्वनि को दो चीज से मतलब नहीं है, इसको याद रखना है, दो चीज से मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बताएगा। अच्छा बताएगा कि द्रव में श्यानता का क्या कारण है? द्रव में श्यानता होने का क्या कारण है? कौन सा बल? सासंजक बल की असंजक बल? द्रव में श्यानता होने का कारण कौन सा बल है? कौन सा बल? सासंजक बल। कौन सा बल? सासंजक। और गैस में श्यानता होने का जो कारण है वो क्या है?
आसंजन बल। विसरण, ठीक है, क्या है, विसरण, ठीक है, क्या हो जाएगा, विसरण हो जाएगा, क्या होगा, विसरण हो जाएगा, इसको याद रखना, ठीक है, क्या हो जाएगा, विसरण। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बताना है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए, ठीक है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोल दिया जाए तो रूम टेम्परेचर क्या होगा, क्या होता है, कमरे का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। बताएगा रूम टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, मनुष्य का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 केल्विन, 98.6 फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन, 310 केल्विन, 310 केल्विन, 310 केल्विन होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, 310 केल्विन याद रखना है। चलिए आगे बताना है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी तरह से बर्फ पिघलने पर पूरी तरह से बर्फ पिघल जाएगा तो जो बर्तन का आयतन रहेगा वो क्या रहेगा, हाँ, परिवर्तित, ठीक है, हाँ। अगर कोई बर्फ का टुकड़ा एक बर्तन में तैर रहा है तो वो पिघल जाएगा तो उसके आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए ठीक है, आगे बताएगा कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, अगर कोई झरना है उसमें पानी ऊंचाई से, अगर झरने में पानी ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बताएगा एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे का वायु का तापमान क्या होता है, बढ़ जाएगा। अगर एक कमरा है उसमें पंखा चला रहे हैं तो उसका तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए आगे प्रतिबिंब से क्वेश्चन है, बताना है कि जब दो समांतर दर्पणों के बीच जब वस्तु को रखा जाता है, ठीक है, तो उसके बीच प्रतिबिंब की संख्या कितना होती है, अनंत होता है, कितना होता है, अनंत होता है, याद रखना अनंत होगा। आगे बताएगा कि जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो उसका जो है बताना है कि जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तन कोण कितना डिग्री से घूमेगा, 2 थीटा से, कितना थीटा से, 2 थीटा। और ठीक है, हम अगर दर्पण की ओर भी वेग से जाएंगे तो प्रतिबिंब आएगा 2 वेग से, ठीक है, कितना, 2। अगर अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हैं पूरा तो आधी होनी चाहिए, प्रतिबिंब कितना, दर्पण कितना, आधी, ठीक है। अगर समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब की ऊंचाई समतल दर्पण, हाँ, आधी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बताना है कि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी होने पर उसके बीच का बल कितना होगा। दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी होने पर उसके बीच जो बल लगेगा कितना लगेगा, 1/4 की सिर्फ चौथाई, ठीक है, उसका चौथाई हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, उसका चौथाई हो जाएगा, उसका चौथा, हाँ, ये बराबर Q1 Q2 बटा R²। वही फार्मूला है कि जब दो द्रव्यमान m1 और m2 उसके बीच की दूरी r हो, उसके बीच की दूरी r हो, हाँ, तो ये कूलम का नियम है, लेकिन वो हम बता रहे हैं, वहां पर हम बता रहे गुरुत्वाकर्षण वाला, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक जो कहते हैं बड़ी जी, तो यहाँ पर आप पढ़े होंगे, ठीक है, यह बराबर होता है जी बड़ी जी इंटू m1 बड़ी जी इंटू m1 m2 बटा R², बस उसी पर आधारित है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, दोनों को याद रखना है। 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। चलिए ठीक है, आगे बताना कि साबुन के बुलबुले को आविष्ट करने में उसकी त्रिज्या क्या होती है, मतलब साबुन का बुलबुला है, ठीक है, उसको आवेशित करिएगा तो उसका त्रिज्या क्या होगा। साबुन का बुलबुला को अगर आवेशित करिएगा तो उसका त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होता है, बढ़ता है। साबुन का कोई बुलबुला है, ठीक है, अगर कोई साबुन का बुलबुला है और उसको आवेशित करिएगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा, त्रिज्या बढ़ जाएगा, त्रिज्या क्या होगा, बढ़ जाता है, ठीक है, बिल्कुल। आगे बताएगा, तो यहाँ पर बता रहे थे कि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी होने पर उसके बीच का बल जो है चौथाई होगा,
चौथाई। क्या हो जाएगा? चौथाई। Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, इसको याद रखना है। नहीं M1 Q1 वो आवेश में चल जाएगा। तो आवेश के बारे में तो जिक्र किया है, तो आवेश हम बता रहे हैं। हाँ, द्रव्यमान पूछता तो ना, द्रव्यमान वाला तो हम जिक्र करते हैं M1 M2 बटा R स्क्वायर, G इंटू M1 M2 बटा R स्क्वायर। चलिए ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा कि यदि एक तार की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट को दुगनी कर दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिरोध, ठीक है, उसका प्रतिरोध क्या होगा बताना है। कि यदि एक तार की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट को दुगनी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? अपरिवर्तित। R बराबर रो इंटू एल बटा ए। R बराबर रो इंटू एल बटा ए, जहाँ एल क्या है? लंबाई। और ये क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चलिए आगे बताएगा कि जब किसी छड़ को चमड़े पर रगड़ा जाता है तो छड़ में कौन सा उत्पन्न होता है? ऋणायन की धनायन? अगर किसी छड़ को चमड़े पर रगड़ा जाता है तो छड़ पर जो है ऋण आवेश उत्पन्न होता है। कौन सा आवेश? ऋण आवेश। आवेश का खोज गुलाम ने किया था। आवेश का कौन किया था? थेल नहीं, थेल्स। यहाँ थेल्स होगा, थेल्स ही बताया था। ठीक है, थेल्स ही बताया था कि किसी छड़ को चमड़े पर रगड़िएगा तो छड़ ऋण आवेशित हो जाता है। ये कौन बताया था? थेल्स बताया था। ठीक है। धन आयन और ऋण आयन बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगर पूछ लेगा कभी कि धन आयन और ऋण आयन का खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। जो तड़ित चालक का खोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक में प्रयोग होता है तांबा का। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? तांबा का प्रयोग किया जाता है। तड़ित चालक जो बनाया जाता है, देखिएगा शहर में छत पर डालता है। ठीक है, तड़ित चालक बेंजामिन फ्रैंकलिन जो आवेश का खोज किया था। धनायन और ऋणायन का खोज, धनायन और, लेकिन आवेश बोलेगा तो थेल्स हो जाएगा। धनायन और ऋणायन का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन, लेकिन आवेश थेल्स। आवेश थेल्स जी। ठीक है, कौन थे? थेल्स। चलिए ठीक, आगे बताएगा कि जब चुंबक को गर्म किया जाता है तो उसका चुंबकत्व क्या होता है? नष्ट हो जाता है। क्या होता है? नष्ट हो जाता है। हाँ, जहां तक चुंबक को गर्म करते हैं, ठीक है, जिस चुंबक को गर्म करते हैं, अगर वो चुंबक अपना चुंबकत्व को खो देता है तो उसे कहते हैं क्यूरी तापमान। कौन सा तापमान? क्यूरी। ठीक है, जिस तापमान पर कोई चुंबक अपना चुंबकत्व खो देगा उसे कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, क्यूरी तापमान। चलिए ठीक, आगे बताएगा कि पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में आता है तो क्या होता है? पृथ्वी कौन ग्रहण लगेगा? कौन ग्रहण लगेगा? सूर्य ग्रहण। ठीक है, कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक है, सूर्य ग्रहण। देखिए, जब पृथ्वी यानी चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आएगा, चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन आएगा? पृथ्वी। हाँ सही तो है। पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। और सूर्य ग्रहण पूछता है किस दिन लगता है? अमावस्या पूर्णिमा करते रहो, हम बताए थे याद करने के लिए, तरीका भी बता दिए थे हम कि सूर्य ग्रहण कौन दिन लगेगा? अमावस्या दिन। आमरियन एकदम लाल लाल हो जाएगा। ठीक है, आमरियन पूरा लाल लाल। ठीक है, अमावस्या दिन। किस दिन? अमावस्या। किस दिन लगेगा? अमावस्या दिन। कौन क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। हाँ, तो पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में होता है तो, ठीक है। उसके बाद एक पूछता है चंद्र ग्रहण। उल्टा बोल दिए ना? हाँ सही बोल दिए। फिर हमको भी लगा शुरू में सही बोले थे। पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच आता है तब लगता है चंद्र ग्रहण। कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा के दिन। हाँ, चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के। कौन दिन? अमावस्या के दिन। ठीक है, अमावस्या के दिन लगता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा चंद्रमा तो लग जाएगा सूर्य ग्रहण। कौन दिन? पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण पूर्णिमा के दिन। ठीक है, सही है। अमावस्या के दिन होगा। अमावस्या। हाँ, अरे कंफ्यूज हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण सही याद है। ठीक है, सूर्य ग्रहण जो लगता है वो अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। और देखिए, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही रेखा में हो तो उसे कहते हैं सीजबी। क्या कहते हैं? सीजबी। इसको भी याद रखना है कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा जब तीनों एक रेखा में आ जाता है, कहते हैं सीजबी। क्या कहते हैं उसको? सीजबी। क्या कहते हैं उसको? सीजबी।
क्या कहते हैं? सिजवी। क्या कहते हैं उसको? सिजवी कहते हैं, सिजवी, सिजवी। चलिए आगे बताएगा, द्रव का ताप बढ़ने से उसका बाष्पन दर क्या होता है? अगर द्रव का ताप बढ़ जाता है लेकिन घटाएगा तो क्या होगा? घट जाएगा। घटाएगा क्या होगा? घट जाता है। ठीक है, बिल्कुल से घटाने पर घट जाता है। क्या लॉक करंट अफेयर्स दो, और इसमें साइंस भी पूछने चल जाएंगे तो खत्म भी हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स के साइंस, ठीक है, साइंस और करंट अफेयर्स दोनों। चलिए सभी लोग लाइक्स कर दीजिएगा, जो लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, एक बार कर दीजिए। चलिए आइए, चलिए बताना कि भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया था? रूबेल आचार, रूपेल आचार को। ठीक है, रूपेल आचार, रूबेल आचार। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। सियाक हरजोक जो है वहाँ के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है इजराइल के। चलिए आगे बताना कि समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? समर डिफेंस मिसाइल एयर सिस्टम का सफल परीक्षण हाल ही में अभी कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है, वर्तमान में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश का कौन है? जगन मोहन रेड्डी। चलिए ठीक है, आगे बताएगा कि 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन शीर्ष पर रहा है? वो हैदराबाद रहा था। ठीक है, कौन रहा है? हैदराबाद। खाद्य पदार्थों में मिलावट, ठीक है, मिलावट में 1 नंबर पर कौन रहा है? हैदराबाद। ठीक है, जिसको जनमत ऑपरेशन पोलो के तहत नवंबर 1948 में मिलाया गया था एवं 1798 में सहायक संधि स्वीकार करना पड़ा था, जिसका स्थापना जो किया था हैदराबाद का, जो कौन किया था? चिलखलीज खान निजामुल मुल्क। चलिए आगे देखिएगा, आगे बताएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता था? हरियाणा जीता, गुजरात में हुआ। हरियाणा जीता और फाइनल मुकाबला गुजरात में हुआ था। हरियाणा जीता, फाइनल मुकाबला गुजरात में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल। आगे बताएगा कि भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सशस्त्र बलों को गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कहाँ? श्रीलंका। ठीक है, कहाँ? श्रीलंका। महाबेली गंगा 335 की महाबेली गंगा नदी है, 335 सबसे लंबी नदी महाबेली गंगा श्रीलंका का। चलिए आगे बताएगा कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क कौन सा टीम के? केकेआर, कलकत्ता नाइट राइडर्स। कलकत्ता नाइट राइडर्स, हाँ कलकत्ता का है, केकेआर का ऑस्ट्रेलिया का है। चलिए आगे बताएगा अंडर 24.75 करोड़ में 24 पॉइंट। चलिए आगे बताएगा अंडर 19 एशिया कप का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश जीता है। कौन जीता है? बांग्लादेश। चलिए ठीक, आगे बताएगा कि एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाले पहले भारतीय एयरलाइंस कौन बना है? इंडिगो। ठीक है, कौन बना है? इंडिगो। बिल्कुल से, कौन बना है? इंडिगो। 1 साल में, हाँ देखो ना, हम ध्यान से उठ गया है। राकेश अग्रवाल, राकेश कुछ करके नाम है इसका, सीईओ इंडिगो का। देखो सर्च करो तो 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाले पहले भारतीय एयरलाइंस कौन बना है? तो इंडिगो बना है। कौन बना है? इंडिगो बना है। चलिए आगे बताना है कि 2023 को यानी 20 दिसंबर 2023 को किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है? लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार किसे? इसरो को। ठीक है, अभी वर्तमान में महानिदेशक उसका एस सोमनाथ। ठीक है, एम सोमनाथ। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। आगे बताएगा 20 दिसंबर 2023 को किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड इश्यू के जरिए 7425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? यानी कौन सा बैंक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड इश्यू के जरिए
25 करोड़ रुपया जो है जुटाया है, तो HDFC बैंक, HDFC बैंक, राहुल भाटिया राकेश भी है इसमें। राकेश होगा उसका, कैसे हुआ? इंडिगो का राकेश होगा। राकेश हाँ राकेश उसका भी जो है CEO बना है इंडिगो का। हाँ तो ही राकेश है। चलिए तो HDFC बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड एसीयू के जरिए 7425 करोड़ रुपया जुटाया है। HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई, HDFC मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। HDFC बैंक का स्थापना 1975 में ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ था। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975, ठीक है। SBI का स्थापना कब हुआ था? RBI का हुआ था 1935 में, ठीक है, और SBI का हुआ है 1955 में। अब दिनेश खारा, ठीक है, महानिदेशक किसका? अध्यक्ष किसका? SBI का। और RBI का कौन है? शशिकांत दास। नहीं RBI का जो अभी वर्तमान में हेड के कौन है? शशिकांत दास, ठीक है। 25वां, हाँ। शशिकांत है ना? शशिकांत है तो। कोमा 25वां है, हाँ। ठीक है। 25वां है, हाँ 25वां होगा। RBI का गवर्नर कौन है? और RBI का स्थापना जो हुआ था 1935 में, ठीक है, शशिकांत है। RBI का स्थापना 35 में और 35 में हुआ था, उसमें मुख्यालय कलकत्ता था, और 37 में मुख्यालय बना दिया बम्बई, ठीक है। और अभी SBI का भी मुख्यालय, SBI का HDFC का 94 में, 1994 HDFC 1921 में इंपीरियल बैंक, 1921 में इंपीरियल बैंक का स्थापना हुआ। इंपीरियल बैंक को पुनः जो है राष्ट्रीयकरण करके RBI की SBI RBI, हाँ ठीक है, हाँ RBI बनाया था। 40 में क्या था ना? बैंकों का बैंक के नाम से RBI को जानते हैं, ठीक है। बैंकों का बैंक किसको जानते हैं? RBI, हाँ ठीक है। चलिए आगे बताना है कि किस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा हुआ है। बताएगा कि किस बैंक ने पहली बार बाजार पंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है? 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छू लिया है। कौन सा बैंक? SBI, ठीक है। दिनेश खारा है 26 में, कौन में है? 26 में दिनेश खारा। चलिए ठीक है, आगे बताएगा 21 दिसंबर 2023 को किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? किस राज्य के पुलिस अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? हाँ, उत्तर प्रदेश के पुलिस अपना क्या शुरू किया है? व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। चलिए आगे बताना है कि 2023 को किसे सलमान बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है? ठीक, सलमान बोल दिए, नहीं सलमान नहीं है, सलमा है, ठीक है। सलमा बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया। किसको? अमृता राजचंद्र को, ठीक है, अमृता रायचंद्र को याद रखना है, ठीक है। सलमा बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है। और अब RBI का जो है, RBI का जो बना है ब्रांड एम्बेसडर, RBI का कौन है? ये धोनी ना है? SBI का, हाँ SBI का धोनी बना है। और स्वराज ट्रैक्टर का, SBI का स्वराज ट्रैक्टर का, जियो मार्ट का, SBI स्वराज ट्रैक्टर, जियो मार्ट, तीनों का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी, ठीक है, माही। आगे बताएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा। चलिए ठीक है, आगे बताएगा 2023 को बताना है कि 2023 को किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? ठीक है, निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान कौन शुरू किया है? मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा बताएगा मणिपुर के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? यान बीरेन सिंह, ठीक है, यान बीरेन सिंह, ठीक है, माही। यान बीरेन सिंह,
सांस अभियान जो शुरू किया गया कहाँ? मणिपुर में, ठीक है, बिल्कुल सही है। अनसुईया वहाँ के अभी गवर्नर है। अनसुईया सुईके, ये जो है महिला है, अनसुईया सुईके वहाँ के अभी गवर्नर यानी राज्यपाल है, गवर्नर। चलिए बताएगा कि गवर्नर पद कहाँ से लिया गया? गवर्नर की नियुक्ति कनाडा, अमेरिका, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सब पद अमेरिका से, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, ये सब कहाँ से? प्रस्तावना कहाँ से? अमेरिका से। भाषा कहाँ से? प्रस्तावना का शब्द कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य के बीच संबंध कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताएगा कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया गया? मोहम्मद शमी को 26 को मिला है ना अर्जुन अवार्ड, 26 को, जिसमें मोहम्मद शमी एवं वो शीतल देवी तीरंदाजी, ठीक है, हाँ, शीतल देवी है। और यहाँ अर्जुन अवार्ड शीतल देवी के और मोहम्मद शमी को टोटल 26 को मिला था, इसको याद रखना है। और घुड़सवारी में जो है ना, घुड़सवारी में सबसे पहले जो है सबसे पहले पूछेगा आपसे कि घुड़सवारी में जो है अर्जुन अवार्ड सबसे पहले 76 वर्ष के बाद किसको मिला है? दिव्यकृत सिंह को घुड़सवारी में। किसमें? घुड़सवारी में। और सबसे पहले अर्जुन अवार्ड किसको मिला था? यल लम्सडेन को। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 और 1961 में यल लम्सडेन को मिला था। 1961 में सबसे पहले 1961 क्या चीज से क्या करता था? अरे यल लम्सडेन जरूरी है कि हॉकी से है, ठीक है। यल लम्सडेन हॉकी से हॉकी होगा, ठीक है। हॉकी से संबंधित थी, जो उसी को मिला यल लम्सडेन को सबसे 1961 में, जिस समय अर्जुन अवार्ड का शुरुआत हुआ था, ठीक है। तो शीतल देवी और इसको याद रखना है, मोहम्मद शमी को तीरंदाजी में मिला था, उसको शीतल देवी को, और मोहम्मद शमी को क्रिकेटर में पता होगा। फुटबॉल है, अच्छा फुटबॉल होगा। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा। बताएगा आगे कि 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार FY23 यानी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023 को जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी घटकर कितना रही है? 15%। यानी आपसे पूछेगा कि बताइए 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर FY है, ठीक है, FY23 यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 के जीडीपी में कृषि का साझेदारी घटकर कितना हो गया है? 15%। कितना परसेंट रहा है? 15%, ठीक है। कितना प्रतिशत? 15%, ठीक है। आगे देखिए, आगे बताना है कि किसे मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया नहीं, कौन? बेनवाय रॉय चौधरी को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बेनवाय रॉय चौधरी को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है, ठीक है। क्या मत 4-5 और है, ठीक है, देख लो 2 मिनट 3 मिनट में हो जाएगा। 5 मिनट रहने दो, 5 मिनट में तो खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बताएगा। 22 दिसंबर 2023 को किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? सुकृता, ठीक है, सुकृता पाल टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? सुकृता पाल। चलिए ठीक है, आगे बताना है कि 2023 को जारी लैंड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? 2023 में जारी लैंड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु, ठीक है, बिल्कुल तमिलनाडु। चलिए आगे बताएगा। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन रहा है? ठीक, इंडिया स्किल रिपोर्ट आया है, ठीक है, कि भारत में सबसे ज्यादा काम करने के लिए पसंदीदा शहर कौन रहा है? केरल, ठीक है। कौन सा राज्य रहा है? केरल। कौन सा राज्य? केरल राज्य, ठीक है। चलिए आगे बताएगा। बताना कि 2023 को किस एयरपोर्ट को
2027 को किस एयरपोर्ट को T2 किस एयरपोर्ट को T2 को विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता दिया गया है? ठीक है, सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता दिया गया किसको? बेंगलुरु एयरपोर्ट को। ठीक है, किसको दिया गया है? बेंगलुरु एयरपोर्ट को। कैंपगोड़ा एयरपोर्ट वहीं है मतलब बेंगलुरु में। कैंपगोड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु। ठीक है, रहने दो, बंद करो पहले, बंद करो, बंद करो। अरे भूख वीडियो देखो।